चेतना, आत्मा, ये सब काम थे चर्च। ये एक टाइम पे साइंटिफिक मेथड की पूजा कर रहे थे सब कि भाई ओ साइंस, ओम साइंसाय नमः। यज्ञों में ये चल रहा था। मैं गया जो यज्ञ में, ओम साइंसाय नमः। ये अपने जो साइंस कम्युनिकेटर्स हैं वो आपको पता नहीं यज्ञ कराते हैं अपने घर में। गुफा में रहो तो अपना मैथमेटिक्स डिस्कवर कर लोगे और न्यूटन लॉ डिस्कवर कर लोगे। जरूरत नहीं है, जाओ सिर्फ 20 साल उसी पर चिंतन करो। तो आपके कहने का मतलब है कि जो चीज हम इंस्ट्रूमेंट से पता लगा रहे हैं वो कोई एक ऐसी मेथोडोलॉजी भी हो सकती है जो सिंपल पेड़ के नीचे बैठकर वो पता लगा रहे। हमें क्या पता? आप इस बात को डिक्लाइन नहीं कर सकते। मैं कैसे डिक्लाइन कर सकता हूँ जब वो कह रहा है? फिर तो आपको सूडो साइंस का टैग दे दिया जाएगा। अरे सूडो साइंस मैं हूँ भाई, मैं सूडो साइंटिस्ट हूँ। आई एम नॉट अ साइंस डिनायर बट आई एम नॉट अ साइंस वर्शिपर। ठीक है, आई एम नॉट अ साइंस वर्शिपर। इसका तो मीनिंग बन जाएगा। हां, आई एम नॉट अ साइंस डिनायर एंड नीदर आई एम अ साइंस वर्शिपर। वो सेल्फ एविडेंट चीज है। तो यही तो ये अब मैं बोलूंगा तो फिर कलेश हो जाता है कि हमारे यहाँ पे सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो नमस्कार, सभी का स्वागत है एक और लेटेस्ट एपिसोड में विज्ञान दर्शन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं अंकित भाई के साथ में, जो कि आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किए हैं। ये बोलना बहुत जरूरी है। ये बोलना बहुत लोगों का कहना है कि हम आईआईटी का नाम लेकर के अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा लेते हैं। हालांकि ये पर्पस नहीं रहता है, बस जस्ट एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसलिए मैंने इसी व्यंग्य से शुरुआत की। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज हमारे चैनल पर। थैंक यू मोहित भाई, आपने मुझे बुलाया। जी, काफ़ी टाइम से प्लानिंग थी कि आपके साथ में एक टॉक हो, और अभी मेरा भी आईआईटी बॉम्बे में एक प्रेजेंटेशन था और बॉम्बे से ही आप हैं, तो यहाँ पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है, जो शुरू में मैंने ये व्यंग्य किया कि आईआईटी बॉम्बे से क्रेडिबिलिटी आप बढ़ा लेते हैं, ये आरोप है कई लोगों का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो अब से हर अपने वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ आईआईटी बॉम्बे। मैं टैटू करवाने वाला हूँ 3-4। अच्छा। एक गाल पे करवाऊंगा आईआईटी बॉम्बे, यहाँ इस गाल पे, एक माथे पर, यहाँ पे, जहाँ पे भी मैं जाऊँ तो लोग क्या कहते देख सकें पहले ही कि यार आईआईटी बॉम्बे इसने अपने शरीर पर ही गुदवा लिया है। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं अपने हाथ को सर्जरी करवा के आईआईटी बॉम्बे के फॉर्म में लिखने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी ऐसा होगा। पर मजाक की बात नहीं, मैंने कभी अपने किसी वीडियो में ये क्लेम नहीं किया है कि आपको मेरी बात सुननी है और आपको अगर मेरे तर्कों से संबंध नहीं है तो आप मेरी बातें मत सुनिए। आप सिर्फ इसलिए मत सुनिए कि मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ। मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ इसलिए आप मेरी बात सुनिए। कभी भी नहीं कहा है, किसी वीडियो में नहीं कहा है। और मैंने कहा है कि जिस दिन मैं ये कह दूं कि मैं आईआईटी बॉम्बे से इसलिए तुम मेरी बात सुनो, उस दिन आप बिल्कुल मेरी बात सुनना बंद कर दीजिएगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि दूसरे लोग इस टैग का फायदा उठाने लगे हैं। मैंने कहा भी था अपने एक वीडियो में, क्या पढ़ाई मैंने की, गया मैं आईआईटी, फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। अब जैसे वो क्या करते हैं, फायदा उठाने का मतलब ये है कि वो ये कहेंगे कि देखो अंकित ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की है, इस बात का ये इस्तेमाल करके व्यूज बटोर रहा है। ये बात बोल करके जो उन्होंने कीवर्ड यूज किया आईआईटी बॉम्बे, उन्होंने टेक्निकली व्यूज गैदर कर लिए। जबकि आपने कभी भी अपनी वीडियो में ऐसा नहीं बोला कि मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ इसलिए ये बात सुनो। और दूसरी बात ये भी है ना मोहित भाई, कि जब कोई कहता है कि तुम आईआईटी बॉम्बे से हो इसलिए तुम्हारी बात में वजन है, तो थोड़ा दुख भी होता है। क्योंकि उस चक्कर में क्या होता है कि अब देखिए, मेरी तालीम आईआईटी बॉम्बे में तो मैं क्या कहते हैं फिलोसफी के बारे में थी ही नहीं। मेरा कंटेंट फिलोसफी के बारे में होता है। जैसे ही आप कह देते हैं कि आप आईआईटी बॉम्बे से हैं इसलिए आपकी बात में वजन है, तो आपने मेरी सारी मेहनत को ही नेगेट कर दिया। मैंने मेहनत भी तो करी है यार फिलोसफी पढ़ने में, मैं आर्ट स्कूल भी तो गया हूँ 3 साल, आपने वो सब कुछ नेगेट कर दिया। और दूसरी चीज जो है, जो थोड़ी खतरनाक चीज भी है, वो ये है कि ये पूरा आईआईटी का हवा बनाना हमें बंद करना पड़ेगा। मैं वेदांतु जैसे इंस्टीट्यूशन में हूँ जहाँ पे मैं बच्चे प्रिपेयर करते हैं आईआईटी के लिए, और मुझे पता है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे की अपनी खुद की इतनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, दिख कैसे रहे हैं, मैं किसी लायक हूं कि नहीं, लोगों को लगता है मैं हर बात पे हार जाता हूं, यहाँ पे भी हार जाऊंगा क्या। हमने उसको एक ऐसा पेडिस्टल दे दिया है आईआईटी बॉम्बे, बेंचमार्क बना दिया, एक बेंचमार्क बना दिया कि बच्चे को लगता है अगर मैंने ये कर लिया तो मेरे सक्सेस गारंटीड है, ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, जीवन खाली और वॉइड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
और ये डेंजरस बात इसलिए है, अब मुझे शायद, मैं बहुत क्षमापूर्वक ये बात कहना चाहूँगा, बहुत ही गिल्ट के साथ में बात कहना चाहूँगा कि इस देश में किसानों से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और ये बहुत ही गलत बात है। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो, या जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, वो बार बार इस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं कि एक नॉर्मल कॉलेज में और आईआईटी में फ़र्क है, डेफिनेटली फ़र्क है, लेकिन वो इस फ़र्क को इस कदर तक एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे सुसाइड जैसी कंडीशन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रामानुजन है, रामानुजन ने तो कोई फॉर्मल एजुकेशन तक नहीं ली थी, लेकिन वैसे उन्होंने मैथमेटिक्स में वो बवाल करके दिखाया जो आज अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स नहीं करके दिखा रहे हैं। तो वो आईआईटी बॉम्बे या कोई भी आईआईटी एक अच्छा जरिया हो सकता है, अच्छा जरिया भी हो सकता है, अच्छा जरिया ही नहीं है, एग्जैक्टली एकमात्र वही तरीका नहीं है हाँ। सक्सेस को पाने का। तो ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है पता नहीं, बस देखिए डिबंकर्स को और यूथ को। आईआईटी बॉम्बे वहाँ के एलुमनाइज ने बनाया है। अगर इतना स्ट्रांग एलुमनाई बेस नहीं होता तो आईआईटी बॉम्बे नहीं होता। नहीं। लेकिन उस समय प्रॉब्लम भी थी कि देश में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स थे नहीं, और फर्क कॉलेज से नहीं पड़ता है, फर्क आपसे पड़ता है कि आपकी कितनी निष्ठा है जो भी काम आप करना चाहते हैं। राइट, एक सोशल वैलिडेशन के लिए बस बढ़िया अच्छी बात है कि जी खुशी मिल गई, आप आईआईटी बॉम्बे से हैं, आप भी आईआईटी बॉम्बे से हैं, वाह वाह क्या खुशी की बात है। लेकिन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेहनत और निष्ठा आपकी जिस चीज में है, आपको वही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये दकियानूसी बातें कर देना, छोड़ देना चाहिए। अरे तुम आईआईटी बॉम्बे से इसलिए तुम गलत नहीं बोल सकते, ब्रह्मा हो गए क्या आईआईटी बॉम्बे जाके कि कुछ गलत निकलेगा ही नहीं मुंह से, है ना। ऐसा कोई प्रेशर किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। स्टैनफोर्ड में पढ़ने वाला व्यक्ति भी एकदम मूर्खतापूर्ण बात कर सकता है, और एक आश्रम में झाड़ू मारने वाला बंदा भी बहुत ऊंची और गहरी बात कह सकता है। ये इतनी छोटी सी बात इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी क्यों नहीं समझ में आती? एजुकेशन का क्या मतलब अगर इतना सा पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो? एग्जैक्टली एक तर्क की शक्ति होती है। अगर वो तर्क की शक्ति अगर है किसी व्यक्ति के अंदर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या कहते हैं झाड़ू लगा रहा है या किसी उच्च इंस्टीट्यूशन में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ये और पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर हम क्यों कोशिश करते हैं कि हम अगर कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं या एकेडमिक वर्क कर रहे हैं तो वो ऐसे इंस्टीट्यूशन के तहत हो या अच्छे जर्नल्स में जाए। तो ये भी हमें ऐसे ही मूर्खों के कारण करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही लोगों ने बेंचमार्क सेट कर रखा है। इसलिए उनको समझाने के लिए कि देखो जो ये बात हमारे इस ग्रंथ में लिखी हुई है, ये हमने इस रिसर्च पेपर के थ्रू इस इंस्टीट्यूशन में भी कन्वे कर दी, तो अब तो कम से कम मान लो, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है। यदि ब्रह्मसूत्र का पहला वचन है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हमें इसको वैलिडेट करने के लिए स्टैनफोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए महर्षि वेदव्यास के तर्क अपने आप में पर्याप्त हैं। तो हम तो ये बात मानते हैं कि आपको स्वतंत्र होना चाहिए, एक आत्मा को मुक्त होना चाहिए, और मुक्ति ही आध्यात्म का लक्ष्य है। लेकिन लोग इस दृष्टि से नहीं सोचते हैं, तो इसलिए मजबूरी हो जाती है कि हमें भी उस तरीके से बातों को रखना पड़ता है। 5-5 नंबर पे वहां पे 10 1-1 1.5 हजार रैंकें शिफ्ट हो जाया करती थी। और हो सकता है कि आप ये पूरे रैंक वाले सिस्टम में ही फेल हो जाएं बुरी तरीके से, आपके कोई मार्क्स ना आए, लेकिन फिर भी आप में कोई ऐसा टैलेंट हो जो पूरा ही इससे हटकर हो। जरूरी नहीं है कि बेंचमार्क पूरा ये मार्क्स के ही पेडेस्टल पे सेट हो। वो तो थिंकिंग बहुत गड़बड़ है, वो तो बहुत टॉक्सिक थिंकिंग है। ये जो कंपटीशन की भावना है ना हमारे देश में, बिकॉज ऑब्वियसली रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए हर चीज के लिए व्यक्ति को compete करना पड़ता है। आप देखिए ये जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है जो हमारा है कि क्लास में 60 बच्चे हैं, फर्स्ट कौन आएगा? एक ही या दो ही, पूरी क्लास फर्स्ट नहीं आ सकती। उसको उस नंबर, उस पेडेस्टल पे पहुंचने के लिए हमेशा झगड़ा करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। और बचपन से ये भावना अंदर जागने लगती है, अरे यार मैं कमजोर हूं, या मैं इस चीज में ताकतवर हूं, तो अरे मेरे बाप के पास तो BMW है। हर चीज में व्यक्ति कंपटीशन करते हुए चला जाता है। विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे दोस्त और बहुत सारे लोग जो हैं आईआईटी से भी, उनके अंदर से कंपटीशन नहीं गया। वो अभी तक उसी में लिमिटेड है कि मेरी नौकरी कितने की लगी वो फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले कितना कमा रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि एकेडमिक में कंपटीशन का एक रोल हमें दिखाई देता है, लेकिन जितना कंपटीशन एकेडमिक में सहायक है उतना ही लिबरेशन में बाधक है।
और लोग एकेडमिक्स को महत्व देते हैं लेकिन लिबरेशन को महत्व नहीं देते हैं। दुख सबके जीवन में है लेकिन हाँ। उससे उठने का तरीका किसी के दिमाग में ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम भी वैसा है ना। अभी मैं जाता हूँ, मैं केरला में गया था 15 दिन के लिए, मैं रह के आया था रेंज लकुड़ा में। वहां पर मैंने देखा जो लोग ट्रेन हो रहे थे कुडियाट्टम में, 18-18 साल से ट्रेन हो रहे थे, पूरा बैच होता है, ठीक है। और मैंने उनके परफॉर्मेंसेस देखे। आप वहां कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पिकअप कर ही नहीं सकते। एवरीबडी इज आउटस्टैंडिंग। किसी के अंदर अगर नेचुरल टैलेंट भी है तो हमारी आपकी आंखें उसको जज नहीं कर पाएंगी। उसको जज करने के लिए भी आपको बहुत तगड़ा गुरु होना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे नहीं यार ये ज्यादा टैलेंटेड है, इससे थोड़ा सा बस। तो वो नॉर्मलाइज हो गया ना, वहां पे कोई फर्स्ट सेकंड की बात ही नहीं रही, बात ही नहीं है। सब बराबर है। और इतना रिगरस प्रोसेस है कि वो आपको एकदम सोना बना के निकाल देता है। फिर आप निकालिए डिफरेंस, फिर कैसी ईर्ष्या। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, जब हम बात करते हैं गुरुकुल सिस्टम की, तो गुरुकुल में क्या होता है, जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं गीता में भी, गुण कर्म स्वभाव का। तो स्वभाव का अर्थ होता है स्वयं का भाव, जो आपका अपना स्तर है। तो एक बच्चे का स्तर, क्योंकि री इनकारनेशन में हिंदू फिलॉसफी बिलीव करती है पुनर्जन्म और अनंत जन्मों की यात्रा है, यानी अभी आप जिस स्टेज पे पहुंचे हैं वो आपकी अपनी मेहनत है। जो आपके पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ है वो अभी का प्रारब्ध है, और आज का पुरुषार्थ कल का प्रारब्ध होगा। तो जिस बच्चे की जो स्थिति अभी है वो उसी के अकॉर्डिंग जज होगा। ऐसे नहीं कि अगर कोई और बच्चा है या कोई और जीव है जो ऑलरेडी किसी चीज में मास्टर है, जैसे वो बहुत ही अच्छा पियानो बजा सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी संगीत में सिर्फ प्राइमोडियल लेवल पर है, बहुत प्राइमरी लेवल पर है, तो उसको जज भी प्राइमरी लेवल पर ही किया जाएगा। तो हर आत्मा की अपनी अपनी स्थिति है और उसके अनुसार वो उन्नत हो रहा है। और कंपटीशन कहें आप या लिबरेशन कहें, जो भी है वो एक जन्म की यात्रा नहीं है। अभी कंपटीशन में हमें क्या करना है, 2 साल में कंपटीशन पास करना है। जिसे मुक्ति चाहिए, जिसे सुख चाहिए, जिसे आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, उसके लिए अनंत जन्मों की ये पूरी कॉस्मिक जर्नी है, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप एक जन्म में ही 10 साल में 20 साल में कुछ अचीव कर लेंगे। जैसा आपका स्वभाव है उसके अनुसार आपको चलते जाना है आगे, और एक दिन आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो ये टाइम भी आपको लिमिटेड नहीं देता है, इनफाइनाइट देता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी क्यों नहीं चल पाती है, वो बहुत मटेरियलिस्टिक क्यों हो जाती है? देखिए, ये अगर ये एक हाइपोथेसिस है कि जी पुनर्जन्म होता है और आत्मा की एक जर्नी है, और ये जो सारी चीजें हैं जो एक मेटाफिजिकल चीजें हैं, मैं एक बहुत लूजली एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स अ मेटाफिजिकल हाइपोथेसिस कि हमारे मतलब हमारे जो 4 धर्म है, धार्मिक है, उनमें वो सनातन इसलिए तो कहे जाते हैं क्योंकि उसमें अनंतता है, उसमें पुनर्जन्म है। शरीर छोड़ते जाता है व्यक्ति, लेकिन पर चेतना रहती है हमेशा। ये बस वस्त्र उतारे जा रहे हैं पर शरीर अभी भी है। ये जो स्वयं है, जो मैं है, वो हमेशा रहता है ना। अब ये जो एक हाइपोथेसिस है वो एक मेटाफिजिकल हाइपोथेसिस है ना। आज कोई भी फैक्ट को अगर हमें मानना पड़े, खासकर ऐसे फैक्ट को, तो हम चाहते हैं कि उसका कोई एविडेंस हो। और जब हमें एविडेंस ढूंढना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? साइंस के पास। हम जाते हैं साइंस के पास। और कौन सी साइंस के पास? मटीरियलिस्टिक रिडक्शनिस्ट साइंस के पास, जो ये मानती है कि एवरीथिंग, एक लूज डेफिनेशन है, मटीरियलिज्म से शब्द आया है फिजिकलिज्म, एक सेमेंटिक अपडेट है ये बस, कि जॉर्ज बकली का है, एनीथिंग द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ इनर्ट मॉलिक्यूल्स, इनर्ट थिंग्स, है ना, जो लाइफलेस है, सो ऑन एंड सो फॉर। जॉर्ज बकली का एक पूरा डेफिनेशन है ना। तो अल्टीमेटली अब इसको थोड़ा ऑब्वियसली एक्सपैंड कर दिया गया है कि अब मैटर की जगह हम एनर्जी और फंडामेंटल स्टैंडर्ड पार्टिकल्स की बात करने लगते हैं कि सब कुछ इन्हीं से बना हुआ है ना। ये हमारी जो है वो सेंट्रल हाइपोथेसिस है फिजिकलिज्म की, कि सब कुछ इस चीज के अंदर रिड्यूस कर दिया जा सकता है। स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल्स, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस में सब कुछ, मतलब आप और आपकी गर्लफ्रेंड का जो रिलेशनशिप है वो भी इसमें ही रिड्यूस कर दिया जा सकता है। ये फिजिकलिस्ट हाइपोथेसिस है। कॉन्शियसनेस हो गई, वो भी इसमें रिड्यूस करती जा सकती है। मैथमेटिक्स है, वो भी इसमें रिड्यूस करती जा सकती है। ये फिजिकलिस्ट हाइपोथेसिस है। तो आज की डेट में अगर कोई
फिजिकल क्लेम को प्रूव करना है आपको, तो आपको बढ़ना पड़ता है साइंस की तरफ। और साइंस जो है बहुत फिजिकलिस्ट, मटेरियलिस्टिक एंड रिडक्शनिस्ट इन नेचर है। मटेरियलिज्म का मतलब मैंने आपको समझाया, कंपोज्ड ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, एग्जिस्ट इन एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। रिडक्शनिस्ट का मतलब कि सब कुछ अल्टीमेटली टूट के यहां तक पहुंचेगा। ये है साइंस का सेंट्रल हाइपोथेसिस। अब सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन क्लोज सिस्टम है अपने आप में। बढ़िया गजब बात लग रही है। ओ जितनी बात गजब लग रही है उतनी ही लिमिटेशंस हैं इसमें। उतनी ही लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इनफैक्ट। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की जाती है, सुपर वेनेंस की बात की जाती है कि भले ही ऑन द नेचर मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल में रिड्यूस होते हुए ना दिखे, लेकिन ये जो फिजिकलिज्म का कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट सुपरवीन्स एवरीथिंग, कि अल्टीमेटली सब कुछ इस पे ही रिड्यूस किया जा सकता है, भले ही हमें दिख ना रहा हो ऑन द सरफेस ऑफ इट। ठीक है, इसको मैं बहुत वैसे समझाऊंगा कि अगर आप अपना लैपटॉप देखेंगे और आपके लैपटॉप का स्क्रीन बेसिकली पिक्सल से बनता है, ठीक है, तो वो एक पिक्सल्स का सेट ऑफ अरेंजमेंट है। वो 2D पिक्सल्स होते हैं, जनरली मान लेते हैं वो 2D पिक्सल्स होते हैं, इस पे रेड ग्रीन ब्लू के परम्यूटेशन, हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। अब अगर ये पिक्सल सेम रहे तो आप इस वर्ल्ड हो, कोई दूसरा वर्ल्ड हो, कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 10वां वर्ल्ड हो, आप कुछ भी कंपोज करेंगे तो वो इन पिक्सल्स के मिक्सचर से ही बनेगा। मान लीजिए इस वर्ल्ड में एक ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, अब यही पिक्सल का सेट दूसरे वर्ल्ड में भी है, तो उसमें भी जो बनेगा, एक स्माइली बनेगी या एक फोल्डर बनेगा, वो सेम होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। इसका बेसिक मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिक अर्थ यही है कि फिजिकलिज्म है वो सुपरवीन करता है सारी चीज को, चेतना, बायोलॉजी, इमोशंस, एवरीथिंग, राइट, ये सुपरवेनेंस होता है। पर अब इसमें चैलेंज आता है, इसमें चैलेंज ये आता है कि भाई आप विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली जो है एक व्यक्ति है, और विराट कोहली के बारे में मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ। जी, विराट कोहली ने 81 मारे हैं, विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा है, विराट कोहली ये है, भारतीय कैप्टन रह चुके हैं इंडियन टीम के, ठीक है। इस वर्ल्ड में ये विराट कोहली है, और ये कुछ विराट कोहली के बारे में फैक्ट्स हैं। अब आप कोई भी वर्ल्ड स्विच कर दीजिए, जहां जहां जैसा जैसा विराट कोहली होगा उसके बारे में ये फैक्ट्स वैसे वैसे बदलते चले जाएंगे, यानी विराट कोहली सुपरवीन्स दीज फैक्ट्स, ठीक है। कि अगले वर्ल्ड में मान लेते हैं कि विराट कोहली की पत्नी कोई और है, विराट कोहली ने 200 मारे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो फैक्ट का लिस्ट है ये भी उसके हिसाब से बदलता चला जाएगा। तो देखने में ऐसा लगता है कि विराट कोहली सुपरवीनिंग द फैक्ट्स अबाउट विराट कोहली। समझ में आया आपको? क्लियर है? विराट कोहली एक व्यक्ति है, उसके बारे में फैक्ट्स एक फैक्ट्स का एक सेट है। विराट कोहली जैसे जैसे दूसरी दुनियाओं में बदलता चला जाएगा, मैनी वर्ल्ड्स में, उसके बारे में ये फैक्ट सिमिलरली अपडेट होते चले जाएंगे। पर दिक्कत क्या है कि विराट कोहली ऑन्टोलॉजिकली एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी है, और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी हैं। इसलिए जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। हाँ, ये दोनों ऑन्टोलॉजिकली डिफरेंट है। कि विराट कोहली एक बायोलॉजिकल क्रिएशन है, एक फिजिकल क्रिएशन है, उसके अंदर चेतना है, फैक्ट्स के अंदर कुछ नहीं है, फैक्ट के अंदर तो लैंग्वेज है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अबाउट विराट कोहली है, राइट। तो ये दोनों का मेल कैसे हो सकता है? कैसे इस विराट कोहली से ये आ सकता है? इसका नेचर तो बहुत फिजिकल है, इसका नेचर तो फैक्चुअल है, लिंग्वल है। तो ये सुपरवीनियंस का सबसे बड़ा चैलेंज आता है। अब इससे एक बहुत गहरी बात आपको समझ में आएगी, जिसके दो इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में मैं आगे बात करूंगा आपसे, कार्ल फ्रिंस्टन और डोनाल्ड हॉफमैन। लेकिन एक बात आप बिल्कुल गौर से समझिए यहां पर, कि आप अभी अपने पर्स आप अभी अपने पर्स से कुछ निकालिए जो मैं नहीं देखूंगा। मैं अपनी आंख बंद करता हूं और मुझे बताइए उस चीज के बारे में जो मैंने आज तक नहीं देखी होगी आपके पर्स में, या जो भी निकाल के आप बताना चाहें, डिस्क्राइब करिए, मैं उसे गैस करने की कोशिश करूंगा।
करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छा एक्सपेरिमेंट है। चलिए, आपकी आंख बंद है, मैं साइड में से कुछ हाँ, उठा साइड में दे रहा हूँ। और अब आप मेरी आंखें बंद है। हाँ, आप बताइए, मैं गैस करने की कोशिश करूंगा। हम्म, तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन बतानी है। आपको कुछ बताना है ताकि मैं गैस कर सकूं वो क्या है। तो मेरे हाथ में अभी जो चीज है, आपको उसका नाम नहीं लेना है, वहां तो सब वही ले उसका जाएगा। कलर ग्रीन है। हाँ, और कलर ग्रीन उसका है। इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम बहुत थक जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आई थिंक वो फिर गैसेबल हो जाएगी। हाँ, आपने क्या कहा, उसका कलर ग्रीन है। कलर उसका ग्रीन है। हाँ, और उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम थक जाते हैं, जब हमें सोना होता है। ये नियरेस्ट हिंट होगा। तो तकिया है आपके पास। ठीक है। Exactly. हाँ, तो ये जो बात है, हम्म, आपने सबसे पहले क्या बोला? कलर मैंने ग्रीन बताया। आपने कलर डिस्क्राइब किया, हम्म, ठीक है। हम्म, आपने उसकी यूटिलिटी डिस्क्राइब की। हम्म, अब ये जो दो इंफॉर्मेशन है, ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, हम्म। राइट? इसको प्रोसेस किया जा सकता है। क्योंकि आपने पहले इस तकिए को देख भी रखा है और आपने इसको यूज भी कर रखा है। यूज भी कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है। हाँ, तो एक डिस्पोजिशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज होती है, उस पर हम जाएंगे नहीं। पर मुद्दे की बात यह है कि इन दोनों इंफॉर्मेशन में देयर इज नथिंग अबाउट व्हाट फॉर्म्स द तकिया, है ना? देयर इज नथिंग अबाउट कि ये तकिया बना कैसे है। सिर्फ आपको पहले से वो पता है इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में है वो मैच कर गई। इसका इस तत्व से कोई भी संबंध नहीं। हाँ, इसका एक रिप्रेजेंटेशन किया है। दिनागा और धर्मकीर्ति की बात भी करेंगे, वो तो ये मानते हैं कि जो कलर, शेप और ये सारी चीजें हैं वो कॉग्निशन के ही हिस्से हैं। दिमाग रियलिटी को वैसे ही स्ट्रक्चर करता है। डोनाल्ड हॉफमैन की बात की, वो भी कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं। एग्जैक्टली, उन पे मैं आऊंगा, चर्चा करूंगा। चलिए, उन पे चर्चा कर ही लेते हैं ताकि और नहीं, इसको हम एक बार कंक्लूड करते हैं कि नहीं, ये चलेगा भी, ये फिजिकलिज्म। जो फिजिकलिज्म से आप कहना चाह रहे हैं कि जो री इनकारनेशन जैसी चीजें हैं, इनको वैलिडेट करने के लिए साइंस पर्याप्त नहीं है। ये तो इनफैक्ट वो कार्ल सेगन ने भी कहा था। उन साइंटिस्ट का मैं नाम भूल गया, भार्गव ने भी उस पर पोस्ट डाला था। क्या नाम है वो जो रीइंकार्नेशन पर इवियन स्टीवनसन हाँ एंड डॉक्टर जिम बिटकर। हाँ, तो उस पे उन्होंने बोला कि क्या कहते जी, एविडेंसेस तो बहुत तगड़े लग रहे हैं, इधर देयर इज एन एपिस्टेमिक गैप, हमें कुछ बातें नहीं पता हैं, अभी नहीं पता। लेकिन री इनकारनेशन एक, मुझे लगता है अभी एकमात्र ऐसी चीज है जो मेटाफिजिकल चीजों के अंदर आती है, लेकिन ऑन द साइंटिफिक ग्राउंड इसके बहुत ज्यादा एविडेंसेस हैं। इवियन स्टीवनसन का एक स्टेटमेंट है, आई थिंक इफ ए रैशनल पर्सन इफ ही वांट्स देन ही कैन बिलीव ऑन री इनकारनेशन बेस्ड ऑन एविडेंस। एग्जैक्ट कोटेशन मुझे याद नहीं है, बट कुछ इसी तरह की है कि रैशनल होते हुए बिना किसी रिलीजियस ग्राउंड के केवल एविडेंस पर एक व्यक्ति अपने आप को रैशनल कहते हुए री इनकारनेशन पर भी बिलीव कर सकता। हाँ, वो मुझे खैर इतना आइडिया नहीं है इस बारे में। मैंने भार्गव का ही पोस्ट देखा था इस बारे में, जब हम कुछ ऐसा मतलब राइटिंग का काम कर रहे थे, तब भार्गव का पोस्ट देखा था मैंने। एक्चुअली रीइंकार्नेशन पे जो स्टडीज हैं वो साइंटिफिक तो हैं, लेकिन साइंटिफिक से ज्यादा वो स्टैटिस्टिकल है। स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस को साइंटिफिक ग्राउंड पे वैलिडेट करके एक ऐसा अजम्पशन लिया है कि रीइंकार्नेशन जैसी कोई ना कोई चीज हो रही है। अब वो किस पाथवे से हो रही है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, दे डोंट नो। हाँ, वो ऑब्वियसली होगा, मतलब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर हाँ, मैंने देखा था, वो पोस्ट देखा था, और उसमें आई थिंक कार्ल सेगन का ही कोट था कि द एविडेंसेस आर हैवी ऑन दिस साइड। बट हालांकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, और रीइंकार्नेशन को साइंटिफिकली प्रूव करना, आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स टू बी, क्योंकि रीइंकार्नेशन की हाइपोथेसिस शायद यही है कि चेतना में इम्प्रिंट्स रहते हैं आपके पिछले लाइफ के, राइट? तो आई डोंट नो, मतलब कुछ अगर वैसी बात है तो कुछ इन्फॉर्मेशन को फिर प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे केसेस ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टैटिस्टिकल ही ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने केसेस ही फाइंड किए हैं, और लगभग 2500 से ज्यादा केसेस को उन्होंने स्पॉट किया है कि इन केसेस में हम 100% श्योर हैं, जहाँ कोई फॉर्जरी नहीं है। उसके लिए वो मल्टीपल चीज़ें करते हैं, जैसे उनकी मेमोरीज से जो डेटा आता है उसको वैलिडेट करना,
पूरा वर्ल्ड टूर करना उसके अराउंड, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट करना, अगर ज़रूरत पड़े तो उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करना, और जो केस उनको लगता है, जैसे एक उसमें रीइंकारनेशन में कुछ केसेस आते हैं, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में उसको बोलता हूँ, जिसको हम जेनोग्लोसी बोलते हैं। जेनोग्लोसी का मतलब है एक ऐसा केस जिसमें बच्चे को अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों के साथ भाषा भी याद आ जाती है, वो भाषा नहीं है जो वो इस जन्म में बोल रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के केस को हम बोलते हैं जेनोग्लोसी। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लेबनान में पैदा हुए हैं और आपको हिंदी भाषा याद आ जाती है, तो अगर आप केवल हिंदुस्तान की कुछ बातें कर रहे हैं, अपने घर के बारे में बता रहे हैं, तो देयर इज ए डाउट कि आपको किसी ने सिखा दिया है धांधली करने के लिए, फॉर्जरी करने के लिए। लेकिन अगर आप 5-6 साल की उम्र में, 3 साल 2 साल की उम्र में अगर आप हिंदी बोलने लग रहे हैं और पैदा आप लेबनान में हुए हैं, तो फिर इसका कोई चांस नहीं है कि आपको किसी ने सिखाया होगा। तो वहां पर वो केस थोड़ा और हैवी बन जाता है, और जब उसको वैलिडेट किया जाता है तो इतना कंफर्म हो जाता है कि इसको किसी और इंडिविजुअल की मेमोरीज इसके साथ कैरी हुई है। अब वो कैसे कैरी हुई है, उसके लिए भी उन्होंने, जिम बी टकर ने अपनी बुक में लाइफ बिफोर लाइफ में मल्टीपल चीज़ें डिस्कस की है कि चेतना जो है उसके साथ में कुछ साइकोस्फेयर जैसी कोई चीज़ हो जिसमें स्मृतियों के प्रिंट्स रहते हों, या तो ऐसा कुछ हो सकता है, या क्वांटम लेवल पे कोई मेमोरी ट्रेवल कर रही है। क्या है उनके पास में, उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो सिर्फ एक फैक्ट बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हो रहा है ये हमारे पास एम्पेरिकली हमको दिख रहा है। उसको आप ऐसे भी मान सकते हैं कि आप जब रात को रूम से अपने या ऑफिस से निकले तो आपके ऑफिस में कोई भी लाल कलर की गेंद नहीं थी। जब आप सुबह आए तो आपके ऑफिस में लाल कलर की गेंद थी। अब आप अगर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि वो गेंद कैसे आई, इट डजंट मीन कि लाल कलर की गेंद नहीं है। लाल कलर की गेंद आपके ऑफिस में है, वो कैसे आई ये डिस्कवर करना बाकी है। तो स्मृतियां जो है वो ट्रेवल हो रही है, पूर्व जन्म की स्मृतियां आ रही है, यानी कि जो हमारा बर्थ हुआ है वहीं से हमारी स्टार्टिंग नहीं हुई है, हमारी स्टार्टिंग उससे भी पुरानी है। ये हमें एम्पेरिकली दिख रहा है, लेकिन वो कैसे हैं, क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का जो स्टडी है वो नहीं दे पा रहा है। तो कुछ लोग इसी में फंसा देते हैं कि उसकी प्रॉपर मेथोडोलॉजी नहीं है, तो आप उस फैक्ट को कैसे मान रहे हैं। तो उसी के लिए मैंने एनालॉजी दी कि फैक्ट आपके सामने है, उसकी मेथोडोलॉजी को अब आपको डिस्कवर करना है, उस कवर को हटाना है। तो इसी से मेरा एक और क्वेश्चन रेज होता है, अपार्ट फ्रॉम द इनकारनेशन। जब भी हम ग्रंथों में या वेदों में या कुछ भी ऐसी पुरानी चीज़ों में देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी नहीं बताई गई है, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हो सकता है आज हम जो मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो मेथोडोलॉजी उनके पास नहीं हो। ऑब्वियसली नहीं थी, दूसरी मेथोडोलॉजी थी। तो क्या अभी जो मेथोडोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न टाइम में, क्या वही एकमात्र अंतिम मेथोडोलॉजी है? उससे बेस्ट या उससे अच्छी या उससे अलग कोई भी मेथोडोलॉजी नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा कहने लगेंगे तो फिर तो साइंस भी रिलीजन ही हो जाएगा ना। देखिए, फॉर्मलाइजिंग का एक तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया, रिडक्शनिस्ट मटेरियलिस्ट साइंस जो है वो यही करता है। वो क्या करता है, सिंपली जैसे मैंने बताया तकिए के बारे में, देयर आर फैक्ट्स अबाउट तकिया, बट दोज फैक्ट्स आर ऑन्टोलॉजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द तकिया इटसेल्फ। तो कार्ल फ्रिंस्टन की अगर मैं बात करूं, मैं वहां पे आपको लेके जाना चाह रहा हूं ताकि कुछ अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर पाएं कि साइंसेस वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हम लिमिटेशंस पर भी आएंगे। कार्ल फ्रिंस्टन की अगर बात करें तो उन्होंने मिनिमम एनर्जी हाइपोथेसिस दी है कि ब्रेन जो है अपनी फ्री एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, ठीक है। बर्नार्डो कैस्ट्रॉप अपनी किताब में एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो बेसिकली अनलिमिटेड है, उसका कोई अपर बाउंड नहीं है। यूनिवर्स के एंट्रोपी का कोई अपर बाउंड नहीं है। हमें पता है एंट्रोपी बढ़ती चली जा रही है, यानी यूनिवर्स के डिस्पर्जन के स्टेट्स जो हैं या जिस स्टेट में यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है वो बहुत ज्यादा होंगे, राइट। और मैं अगर यूनिवर्स को वैसा का वैसा ही ऑब्जर्व करूं तो मेरी एंट्रोपी का भी कोई अपर बाउंड नहीं होगा और मेरी एंट्रोपी का कोई अपर बाउंड नहीं होगा तो मैं कुछ भी बन जाऊंगा, हवा बन के उड़ जाऊंगा भाई 2 मिनट में। ये उनका क्लेम है। तो कार्ल फ्रिंस्टन यही कहते हैं, डेविड ईगलमैन का भी एक मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, वो यही कहते हैं कि इट्स नॉट अ डायरेक्ट पाथवे, कि जो दिख रहा है वो सीधा का सीधा वैसी फॉर्म हो गया। ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्रिएटिंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू एक्चुअली सी। तो ये जो ग्लास रखी हुई है आपके सामने, ये बहुत डाइवर्स स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। व्हाट द ब्रेन इज डूइंग इज क्रिएटिंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट ग्लास, जिसका उस ग्लास
वो एक्चुअली में कैसी उससे कोई रिलेशन नहीं है, तत्व से उसका कोई रिलेशन नहीं कोई है। relation पर नहीं एक है। और छोटी सी बात और आती है, ये भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में है। जैसे आपने अभी जो वेस्टर्न लॉजिशियंस और फिलोसोफर्स के एंगल से हम समझ रहे हैं, तो भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में फिलोसॉफी जो है और दर्शन, दोनों शब्दों में फर्क है। फर्क ये है कि जब फिलोसॉफी वर्ड का हम रूट वर्ड देखते हैं, फिलोसॉफिया जिसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम, यानी ज्ञान के प्रति अनुराग, तो यहाँ पर बात आती है बुद्धि की, तर्क की, चिंतन की, सोचने की, थिंकिंग की। लेकिन दर्शन का मतलब केवल इतना नहीं है, इतना तो है ही, इतने के अलावा कुछ और है। थिंकिंग, चिंतन, तर्क, ये सब तो आ ही जाएगा दर्शन में। लेकिन दर्शन का रूट वर्ड क्या है? दृश्य, दृश्य धातु, यथार्थ तत्व मनेन इति दर्शनम, यानी जिससे तत्व का यथार्थ होता हो, दैट इज दर्शन। अब मैं एग्जांपल समझाता हूं कि ये जो ग्लास है, इस ग्लास को मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूं। अब अगर मैं डिस्कशन करूं कि इस ग्लास की साइज क्या है, इसमें कितना वाटर है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट मीन्स कि आप इस ग्लास की फिलॉसफी को समझ रहे हैं, इसके कंजम्पशन को, इसकी यूटिलिटी को, इस ग्लास के प्रोज कॉन्स को, इस पर आप दुनिया भर का दिमाग लगा रहे हैं। तो ये ग्लास की फिलॉसफी आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि इस ग्लास का दर्शन करिए, तो आप यहां बैठे बैठे इस ग्लास का दर्शन नहीं कर सकते बातों से। इसके लिए आपको इस ग्लास को सामने लाना होगा। एक लेवल पर मैं देख रहा हूं, बाकी दर्शन तो अभी भी नहीं हुआ इस ग्लास का, लेकिन कंपैरिजन के लिए मैं कह रहा हूं कि जब ये पीछे पड़ा था तो इसके कंपैरिजन में ये इसका बेटर दर्शन है। तो आप इसका यथार्थ जान रहे हैं कि ये कैसा है। एक्चुअल में ये भी इसका यथार्थ नहीं है। जिस दिन आप इस ग्लास का भी यथार्थ जान लेंगे, यथार्थ यानी कि ये मैटर क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है, Exactly. इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, यथार्थ क्या है, उस यथार्थ को जान लेना, चाहे वो अपने बंद आंखों से गहरी खामोशी में जाना हो या दूर बैठकर जाना हो, जिस दिन आपने इस ग्लास का यथार्थ जान लिया, तो मैं कह सकता हूं कि आपने इस ग्लास का दर्शन कर लिया। तो प्रकृति का दर्शन करना यानी उसका यथार्थ जानना। दर्शन करना मतलब देखना नहीं है, दर्शन करना मतलब यथार्थ जानना। यथार्थ तत्व मनेन इति दर्शनम, यानी किसी भी तत्व का यथार्थ कर लेना, साक्षात कर लेना, उसके साथ इंटरव्यू कर लेना, वो उसका दर्शन करना है। लेकिन फिलॉसफी का मतलब वो नहीं है। तो फिलॉसफी में जो है वो प्रत्यक्ष नहीं आता, उसमें थिंकिंग आती है। तो वही चीज मुझे लगता है कि जो ये साइंस का भी जो उद्देश्य था शुरू में, अगर हम ग्रीक में देखेंगे तो शुरुआत फिलॉसफी से हुई थी, लेकिन अंत में अब जो साइंस है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का फिलॉसफी नहीं जानना चाहता है, उसका दर्शन करना चाहता है। तो साइंस का पर्पस दर्शन करना ही था, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस भी अपनी उसी मेथोडोलॉजी के कारण स्टक्ड हो गया फिर से उसी फिलोसॉफिकल आइडिया में कि वो चीजों की इंफॉर्मेशन ही गैदर कर रहा है, वो प्रत्यक्ष तक जा ही नहीं पा रहा है। ये जो आपने बात कही, आई थिंक न्याय विशेषिका फिलोसोफर्स और इनफैक्ट सारा जो दर्शन है वो इसी बात पर है ना कि सफरिंग कैसे खत्म हो। न्याय विशेषिकास तो यही मानते थे, वो तो रियलिस्ट थे ना, वो तो यही मानते थे कि ग्लास रियल में एग्जिस्ट करता है। और जब ग्लास तत्व का मुझे असलियत पता चल जाएगी तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। जब मैं वास्तविकता को एज इट इज देख लूंगा, जो मैं बट वो कॉरस्पॉन्ड करती है वेदांत, सांख्य, हाँ। चेतना की बात है, वही हाँ। उस पूरे 6 दर्शन का कोर है। एग्जैक्टली उसमें आत्म मतलब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, जो कि स्वयं मैं हूँ वेदांत में। तो क्या कहते हैं मुक्त, क्योंकि उसमें तो अब वो न्याय विशेषिका तो कुछ 8 या 9 द्रव्यास मानते थे, और उन द्रव्यास से फिर लेकिन उसका भी मानना यही है कि जब आप चेतना का, ईश्वर का, जो भी आप ब्रह्म कहें, उसका साक्षात्कार कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको इस ग्लास का भी यथार्थ मालूम पड़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो उसको जानने का तरीका लैब में एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, उसकी मेथोडोलॉजी अपने आप में दूसरी है, जो हमें योग में आती है, उस पर भी हम आगे हम डिस्कस करेंगे। हाँ। पर वापस से मैं उसी टॉपिक पर आता हूँ। हाँ। कि ये जो क्वेश्चन रेज किया जाता है कि आपके पास कोई फैक्ट है पर उसकी मेथोडोलॉजी नहीं है, इसलिए हम बिलीव नहीं करेंगे कि वो कुछ अच्छी चीज है और हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। नहीं तो इसका क्या आंसर देंगे आप? नहीं तो देखिए, मैं जैसे साइंस में बता रहा था, रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी। कार्ल फ्रिंस्टन कहते हैं कि रियलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही डोनाल्ड हॉफमैन भी कहते हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट रिसर्च से यही हमें पता चला है, डोनाल्ड हॉफमैन की भी, कि एवोल्यूशनरी प्रोबेबिलिटी हमारी एग्जिस्टेंस की लगभग 0 है, क्लोज टू 0 है, अगर हम रियलिटी को एज इट इज देखें। बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं कि आपके लैपटॉप में, पीसी में जो फोल्डर बना हुआ है, अब वो फोल्डर दिख रहा है बढ़िया स्क्वायर प्यारा सा ब्लू कलर का, लेकिन वो असल में डायोड्स का खेल है, बस हजारों लाखों डायोड्स का खेल।
उस फोल्डर की जगह अगर मैं वो डायोड जो जिनका खेल ये चल रहा है वो वहां पे लाके रख दूं तो क्या आप अपना फोल्डर इतना स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट? तो हम रियलिटी का एक रिप्रेजेंटेशन हमारे दिमाग में क्रिएट करते हैं और उस रिप्रेजेंटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसको कुछ इंफॉर्मेशन से लेस कर देते हैं। जैसे आपने बोला ये ग्रीन कलर है, आप तक ये का वेट बता सकते थे, ये कुछ 500 ग्राम के आसपास की चीज होगी। व्हाट इज 500 ग्राम्स और व्हाट इज ग्रीन? में एक विशेषण है, इंफॉर्मेशन है, एक फैक्ट है। ये चौकोल है, ये 500 ग्राम का है, सॉफ्ट है, 500 ग्राम का है। इसको मैं क्या कहते, एक चीज से ऐसे फेंकूंगा इतने फोर्स से तो ये दूर जाके गिरेगा। अब ये सब इजी इंफॉर्मेशन टू कन्वे है, बट व्हाट फॉर्म्स दैट तकिया, राइट? और मसला गहरा कब हो जाता है? जब हम कॉन्शियसनेस की बात करना शुरू करते हैं। तो मैं धर्मकीर्ति दिनागा के आर्गुमेंट में आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे कॉग्निशन में ही कुछ इमैनुअल कांट की बात भी सिमिलर सी है कि हमारा कॉग्निशन, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी या जिस तरीके से हम चीजों के बारे में अवेयर हो रहे हैं उसमें ही ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। स्पेस और टाइम, चीजों को डिसोसिएट करके देखना, कलर, शेप। दिनागा तो ये भी कहते हैं कॉजैलिटी भी हमारे कॉग्निशन में ही एग्जिस्ट करती है ना? तो ये सब हमारी चेतना का हिस्सा है वर्ल्ड को स्ट्रक्चर करने का। उसका रियलिटी से क्या संबंध है? एब्सोल्यूट, द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी, वो शायद हम कभी जान ही नहीं पाएंगे, और अगर जान लिए तो शायद बता नहीं पाएंगे। हाँ, वो भाषा की फिर अलग दिक्कत आ जाती है ना? है ना? अब दो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं यहाँ पे। दो तरीके हमारे पास किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए, ठीक है? एक तरीका है द साइंटिफिक मेथड। आप कुछ डेटा गैदर करते हैं, उसके पहले आप थ्योरी बताते हैं अपनी, राइट? और देखते हैं कि आपकी थ्योरी जो है वो एविडेंसेस के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है? अब साइंस बेस्ड होता है फॉल्सिफिकेशन में। थिंग्स कैन नॉट बी प्रूवन बट दे कैन ओनली बी डिस्प्रूवन। मतलब आप 100% कभी किसी थ्योरी के बारे में श्योर हो ही नहीं सकते हो, कितना भी एविडेंस आप इकट्ठा करते रहे। लेकिन कुछ डीपर लेवल पर जाके अगर आपको पता चला नहीं इस केस में ये काम नहीं कर रही है, देन यू विल हैव टू रिजेक्ट द कंप्लीट थिंग्स दैट यू नो एंड स्टार्ट फ्रॉम समथिंग एल्स, फ्रॉम स्टार्टिंग। और ये हमने साइंस में देखा भी है पहले, है ना? आई थिंक यू नो सर्टेन थिंग्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन साइंस। पहले मान लीजिए हमने ग्रेविटी को एकदम क्लासिकल फिजिक्स के एंगल से समझा, फिर धीरे धीरे उसमें आइंस्टीन का शिफ्ट आया, फिर क्वांटम मैकेनिक्स में हम एकदम ही अलग तरीके से देखना पड़ रहा है। हाँ, तो दो दिक्कतें हैं। एक तो रिप्रेजेंटेशन है रियलिटी की, कि जो जैसा है वैसा है नहीं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम कॉग्नाइज कर पा रहे हैं। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन आएगा तुरंत, मैं पूछता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है ना कौन सा क्वेश्चन आएगा। चलिए बताइए। आप बोलेंगे कि नहीं ये तो सेंसर्स की बात है, हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग सेंसर्स हैं कि हाँ, इसके अलावा भी एक और कुतर्क आता है, क्योंकि वो इतनी गहराई में बात घुसती ही है दिमाग में, उससे पहले ही उनका दिमाग एक और सिग्नल दे देता है कि भाई अगर ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, और अगर यहाँ पर अंकित भाई बैठ करके इन मेथोडोलॉजीज का क्रिटिक कर रहे हैं, तो हमने इतनी शानदार टेक्नोलॉजी कैसे बना ली? तो ये यूटिलिटी और रियलिटी में फर्क नहीं समझ पाते, थोड़ा वो समझिए। यूटिलिटी और रियलिटी में क्या फर्क है? वहां पे भाई, वहां पे तो साइंस के सामने आपको नतमस्तक होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जो वर्ल्ड आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ग्रेविटी के ट्रू नेचर को जानने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेविटी की प्रॉपर्टी से ही मैं चांद पर क्या कहते हैं विमान पहुंचा सकता हूं। एग्जैक्टली, है ना? तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि हाँ टेक्नोलॉजी आ गई है। अब देखिए, अगर आप ये यूटिलिटी की बात करेंगे ना, तो फिर और फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स दूसरे आयाम खुलना शुरू हो जाते हैं कि एथिक्स क्या है। फिर यूटिलिटी पर भी क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या ये अच्छी चीज है या कोई बेकार की चीज है। कोई बेकार की चीज है। अब मोबाइल फोन की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, पर प्रॉब्लम भी तो हो रही है ना मोबाइल फोन से। कार्स की यूटिलिटी बहुत अच्छी है, पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार्स की, लेकिन प्रदूषण भी तो हो रहा है ना। इसीलिए जब हम कई बार सोचते हैं कि विकास हो रहा है, तो विकास के साथ साथ हमें विनाश भी दिखाई देता है। हाँ, और दूसरी बात, आप रियल क्वेश्चन से भाग गए ना। हम बात कर रहे हैं कि रियलिटी के ट्रू नेचर को साइंस से जाना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता। जैसे इस पर मैं एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि यूटिलिटी में और रियलिटी में फर्क ये है
जो आपने कहा कि ग्रेविटी की रियलिटी को जानना जरूरी नहीं है, हम ग्रेविटी की जितनी प्रॉपर्टी को जान रहे हैं उतनी ही प्रॉपर्टी से हम कोई ना कोई यूटिलिटी तो बना ही लेंगे, फिर चाहे वो बेकार की हो या बढ़िया हो। हाँ, लेकिन आप कोई ना कोई यूटिलिटी तो उससे फॉर्म कर ही लोगे, चाहे आपके पास में ग्रेविटी की और बेकार प्रॉपर्टी हो तो आप उससे और बेकार यूटिलिटी बना लेंगे। और इसीलिए हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा है कि जिस दिन आप तत्व की एकदम एक्चुअल रियलिटी जान जाएंगे, जो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो उसकी ट्रू प्रॉपर्टी है या जो उसकी रियलिटी है, तो फिर उसकी यूटिलिटी भी अल्टीमेट होगी। और वो यूटिलिटी फिर मशीन बनाने वाली नहीं होगी, वो यूटिलिटी भी फिर मोक्ष की ही और होगी। तो सारे तत्व और प्रकृति भी मोक्ष के ही लिए है, तो अंतिम यूटिलिटी तो हमने पहले ही बता रखी है, लेकिन हम अंतिम में न जाकर के बीच में फंस रहे हैं। ठीक है, उसका हम यूज कर ले, उसका कोई मतलब टेक्नोलॉजी के साथ आप देखिए ना, क्या भले ही साइंस इज अ necessary condition for technology, but science is not a sufficient condition for technology, right? पैसा पंप इन होना भी जरूरी है। है ना, वो एक क्लासिकल एग्जांपल दिया जाता है, एक बल्ब है जो कभी बुझता नहीं है। और फाउंडेशनली साइंस में और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा फर्क है। टेक्नोलॉजी साइंस को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए पैसा डालना पड़ेगा, इंडस्ट्री है वो एक। हाँ, पैसा डालना पड़ेगा। अगर आप जाएंगे और आप बोलेंगे कि जी मैंने दवाई बनाई है एक बहुत ही रेयर डिजीज की, ठीक है, जो किसी को जो बहुत कम लोगों को होता है ना, आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट, बहुत कम लोगों को होता है, उसका मार्केट है ही नहीं, कोई पैसा नहीं देगा। कंपनी में के अंदर जाके बोलेंगे मैंने ये किया, कोई पैसा नहीं देने वाला आपको। मेरा दोस्त जीएस, अब मैं कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, मुझे नहीं करनी, पर मेरा एक दोस्त है, वो क्या कहते है कंसल्टिंग में है और वो मेडिकल इंडस्ट्री के साथ काम करता है। आप जाके देखिए क्या हो रहा है वहां पे, कौन सी चीजें पास होती हैं, कौन सी चीजें नहीं पास। अरे मैं तो खुद कैपिटलिस्टिक हूँ, कैपिटलिज्म में काम करते आया हूँ, वो चीज जिसकी यूटिलिटी नहीं होगी वो पास ही नहीं होगी कभी। और अगर आप किसी कंपनी में जाकर ये कहते हैं कि आपके पास कोई एक ऐसा ऐप है जिसमें इतने शानदार फिल्टर हैं कि देश की सारी लड़कियां उसको यूज करने वाली है, तो उस पर आपको बहुत सारी फंडिंग मिल जाएगी, उसका साइंस से भले कोई कनेक्शन न हो। तो जो फंडिंग है, पैसा है, वो डिपेंड करता है उस चीज की पब्लिक यूटिलिटी कितनी है, उसकी मार्केट यूटिलिटी कितना अल्टीमेट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सेलेबिलिटी कितनी है। मतलब इट्स टू वेज ना, कि आप कई बार तो देखो, मोबाइल फोन बना तो लिया, अब उसको मार्केट में लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, लेके गए थोड़ी देर के लिए, नहीं चला तो वापस रोल बैक कर लेंगे, कोई लगेगा नहीं बहुत सालों तक। वो निकल आया इन्वेंशन, बढ़िया हुआ, आगे पहुंच गई बात, बिका बहुत अच्छे से तो है, वरना प्रोडक्ट तुरंत डिसकंटिन्यू हो जाता है। तुरंत कोई चीज अगर टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़ी है तो उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैपिटलिज्म, पैसा पंप इन होना जरूरी है, तभी साइंस और टेक्नोलॉजी की जर्नी कंप्लीट होगी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होना इज a necessary condition but it's not the sufficient condition। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो मेथडोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये और कि इस मेथडोलॉजी में आपने एक शॉर्टकमिंग तो दिखा दी, लेकिन ये शॉर्टकमिंग क्यों है? इस मेथडोलॉजी से हम अल्टीमेट रियलिटी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि हमारा कॉग्निशन लिमिटेड है ना। ठीक है, हम जो परसीव कर रहे हैं उसका एक रिप्रेजेंटेशन ही क्रिएट कर पा रहे हैं। वो एक, मतलब अगर ये बातें जो मैंने कार्ल फ्रिंस्टन और डोनाल्ड हॉफमैन की बात मानी, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन ही क्रिएट कर पा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी दो दिक्कतें आती हैं कि चेतना को हम नहीं समझा पा रहे ना, उसको हम उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। जो मॉडर्न मेथडोलॉजी उस पर हम इक्विपमेंट पर काम कर रहे हैं। चलिए थोड़ी और कॉन्स्पिरेसी बताता हूँ जो बर्नार्डो की ने खुद अपनी किताब में लिखी है कि जी ये जो मॉडर्न साइंस बनी वो ऑब्जेक्टिव चीजों के बारे में बात करना चाहती है, ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट एक्सपीरियंस, राइट? है ना। अब ऑब्जेक्टिविटी के साथ प्रॉब्लम तो दिखा दी कि ये जो है इसका एक रिप्रेजेंटेशन आ रहा है मेरे पास, तो कितने भी फैक्ट्स आ जाएं, कितना भी मैं सेंसर बारीक से मैं कर लूं, क्या ही नापोगे? वो स्टैंड वही चीजें नापोगे जो तुम एक्सपीरियंस कर पाते हो बड़े लेवल पे, क्या ही नापोगे? मैं समझ गया। ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10⁻⁻12 नैनोमीटर्स। अबे तो तू खुली आंखों के साथ भाई 20 मीटर नाप रहा था, 10 मीटर नाप रहा था। अब यहाँ पे जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है, ये मैं थोड़ी दर्शकों के साथ भी शेयर करूंगा। हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक माइक्रोस्कोप है और इससे मैं इस वाटर को देख रहा हूँ। अब बात ये है कि मैं आंखों से जब इस वाटर को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ मिस कर दिया, मैं इसको अल्टीमेटली नहीं देख पा रहा हूँ।
तो मैंने एक मशीन बनाई, एक इक्विपमेंट बनाया और उसको इतना ज्यादा एफिशिएंट किया कि वो इसको और खोल के देख पाए, क्योंकि मेरी आंख सफिशिएंट नहीं लग रही है मुझे। लेकिन अल्टीमेटली मैंने डिवाइस बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उस डिवाइस में मैं अपनी ही ये बायोलॉजिकल आंख डाल रहा हूं, इसे ही देख रहा हूं। तो जो परसीव करने वाला है वो अब भी लिमिटेड है। जो लिमिटेशन मेरे अंदर है वो खत्म नहीं हो जा रही है, डिवाइस को आप कितना ही सूक्ष्म क्यों न कर लो। मैं जो भीतर बैठकर अनुभव कर रहा हूं उसमें जो अशुद्धता है वो अशुद्धता तो अब भी है, चाहे आपने कितना ही बेटर इंस्ट्रूमेंट क्यों अरे बना मैं लिया। एग्जैक्टली मैंने और हमारे जो भारतीय फिलोसफी में जो मेथोडोलॉजी है उसमें हम काम इंस्ट्रूमेंट पर नहीं कर रहे हैं, उसमें हम काम जो ध्यान साधना हो रही है वो चेतना पर हो रही है। हम अपनी अशुद्धता को मिटा रहे हैं। हम डायरेक्टली जो मेन रिसीवर है हम उस पर काम कर रहे हैं, आंख पर भी काम नहीं कर रहे हैं। आंख के भी पीछे जो ऑब्जर्वर है हम उस पर काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो वहीं सबसे बड़ा चैलेंज आता है फिजिकलिज्म को, कि आप चेतना को नहीं समझा सकते। और बहुत कोशिश करिए, न्यूरो साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश करी है, तभी तो हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, कि एक्सपीरियंस का नेचर। सैम हैरिस तो एथिस्ट होने के बावजूद भी खुद को स्पिरिचुअल एथिस्ट बोलने लग गया इसी चक्कर में। कि सेब को देखने का एक्सपीरियंस और सेब की वेवलेंथ और उसकी प्रॉपर्टीज का कोई समानता ही नहीं है इन दोनों में। तो कहां से ये फिजिकल चीज एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जनरेट कर पा रही है? और इसके साथ एक और दूसरी बात है जो बहुत पहले लोग भूल चुके हैं। दूसरी बात है मैथमेटिक्स का क्या हुआ भैया? मैथमेटिक्स कहां से आ गई? कहां है एटम? कौन से एटम से बन रही है मैथमेटिक्स? कौन सी एनर्जी से बन रही है मैथमेटिक्स? अगर आप सुपरवेनेंस की बात करी थी मैंने, अगर सुपरवेनेंस ट्रू है फिजिकलिज्म का, तो मैथमेटिक्स बताइए कि आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा आगे जाके कि मैथमेटिक्स कैसे जनरेट हो गई। वो तो ऑन्टोलॉजिकली इंडिपेंडेंट है फिजिकल रियलिटी से। हम तुम कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता तो भी मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करती। आपके जैसा कोई व्यक्ति या हमारे जैसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में कोई दूसरा एलियन हो जिसका दिमाग कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड हो, तो शायद 1 + 1 = 2 के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज करेगा। लेकिन जब डिस्कवर करेगा इस फ्रेमवर्क को तो वो भी यही पाएगा जो आप और मैं पाएंगे। वही रहेंगे। हाँ, जो हम उनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाएगा, लेकिन वो निष्कर्ष पर तो यही पहुंचेगा। तो कहां से? एक तो कॉन्शियसनेस आप नहीं समझा पा रहे, और मैथमेटिक्स कैसे समझा पाएंगे? वो कैसे? वो एटम्स में कहां दिख रहा है नंबर भाई? कहीं नहीं दिख रहा। अब दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, पहले अच्छी बात से शुरू करते हैं कि बाहर की चीजों का रिप्रेजेंटेशन मैं क्रिएट कर रहा हूं अपने कॉग्निशन में, यानी मैं उनके बारे में 100% कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकता ये है। वो फिलोसॉफिकल झगड़ा चलता है और चलता रहेगा। वो कोई कहेगा कह सकते हो, कोई कहेगा नहीं कह सकते, ये ड्विंडलिंग चलती रहेगी। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में मैं 100% कह सकता हूं कि आई एम हैविंग एन एक्सपीरियंस, कि मेरे अंदर चेतना है। डेकार्ड्स की बात है ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम। क्योंकि चेतना को वैलिडेशन के लिए चेतना की ही जरूरत पड़ती है। इट इज क्लोज इन दैट रिस्पेक्ट। ये ग्लास यहां एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इस पे अग्री करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ रही है, या कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है? चलो वो बोल देंगे नहीं तो ऑब्जर्वर नहीं, हम सब मर जाएंगे तो भी ये ग्लास एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसके एग्जिस्टेंस की बात करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए या तो एक इंस्ट्रूमेंट या चेतना की जरूरत पड़ रही है कि नहीं? इससे एक्सटर्नल समथिंग की जरूरत पड़ रही है इसके एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए। लेकिन चेतना को प्रूफ करने के लिए चेतना की जरूरत होती है। तो ये सबसे रिफ्लेक्सिव चीज है। अब मैथमेटिक्स और लॉजिक या फिलॉसफी की बात करें तो मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन एक्सियम्स। फॉर एग्जांपल यूक्लिडियन ज्योमेट्री में एक सिंपल एक्सियम होता है, देयर कैन बी अ लाइन ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ऐसे 5 एक्सियम होते हैं, उससे पूरी यूक्लिडियन ज्योमेट्री आती है। अब एक्सियम्स हम मानते हैं कि दे आर सेल्फ एविडेंट, कि एक पॉइंट के बीच में 2 लाइनें जा सकती हैं, मतलब उनको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच में एक लाइन ही होगा। एक ऐसा, मतलब नॉट फैक्चुअली करेक्ट, वो आप डाल देना, बट ऐसा एक एक्सियम है, बात समझिए, है ना? तो फिलॉसफी मैथमेटिक्स में एक्सियम्स पर चीजें बेस्ड हैं। उन एक्सियम से
हम क्या फंडामेंटल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स और फिलोसफी में बहुत रोबस्ट मेथड दे देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वो एक्सियम कितना ज्यादा रिफ्लेक्सिव है, यानी वो कितना ज्यादा सेल्फ एविडेंट है, राइट। तो यूक्लिडियन फ्रेमवर्क में इट इज प्रीटी एविडेंट, लेकिन हमारी फिजिकल रियलिटी में सबसे एविडेंट एक्सियम क्या हो सकता है? कि मेरे अंदर चेतना है, क्योंकि उसको मैं हूं क्योंकि उसको वेरीफाई करने वाली भी चेतना ही है, वो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं है, वो सेल्फ एविडेंट चीज है। तो यही तो ये अब मैं बोलूंगा तो फिर कलेश हो जाता है कि हमारे यहाँ पे सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। दिनागा धर्म कीर्ति वेदांतिन्स, इनका भी आर्ग्यूमेंट सिमिलर ही है कि जो मैंने आपको बताया तकिया, ग्रीन, चौकोल, ये सारी चीजें जो है वो हमारे कॉग्निशन डिपेंडेंट है ना। लेकिन कॉग्निशन किस पर डिपेंड करता है? कॉग्निशन पर ही। उसको एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। ये दुनिया का ये एक्चुअली में सबसे सेल्फ रिफ्लेक्सिव चीज है, सबसे सेल्फ एविडेंट चीज है। अगर हम कहेंगे कि पेड़ के नीचे ध्यान से बैठ जाओ गहरी खामोशी में, ये पहली ही रीति थी सत्य को जानने की, तो कह देंगे कि नहीं नहीं ये तो एक बहुत ही पिछड़ी चीज थी, आप इसको जबरदस्ती को रिलेट कर रहे हो अपनी। हम कितने बेवकूफ हैं कि हम इस बात को पूरे मॉडर्न साइंस ने इग्नोर ही कर दिया है, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है कि चेतना का चेतना के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा सेल्फ एविडेंट है। और हम ये बात करने पे लगे हुए हैं कि यहां से वहां का डिस्टेंस देखिए 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है। किसी ने नापा था, ब्रिटेन की कोस्ट लाइन नापी, अब 2 स्केल लिए उसने, एक 100 किलोमीटर का स्केल, मतलब एक डंडी ले लीजिए आप 100 किलोमीटर की, उससे ब्रिटेन नापेंगे, और एक 100 मीटर है उससे नापेंगे, तो उन दोनों में बाउंड्रीज, उन दोनों की लेंथ में बहुत डिफरेंस आ जाता है, कुछ 400 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है उनकी लेंथ में। तो बात यही है कि मेजरमेंट करने के लिए भी व्हाट इज द ऑप्टिमम लेंथ, कितनी डिग्री ऑफ प्रिसीजन पे जाओगे? बोलेंगे प्लैंक लेंथ पर, और वहां पे कुछ फिजिकल बचेगा ही नहीं, सब कुछ क्वांटम हो जाएगा। फिर उसके आगे फिर वो अभी तक डिकोड नहीं कर पा रहे, वो है ही नहीं उसके आगे। तो ये बात है। अब कॉन्स्पिरेसी सुनते हैं तो बहुत सारे आजकल जो राइटर्स हैं, चाहे कैस्ट्रॉप हो गया, एक स्टीफन मेयर्स भी हैं, और भी शायद बहुत सारे हिस्टोरियंस होंगे, मैंने इनको पढ़ा है, इन दोनों को पढ़ रहा था, तो वो यही कहते हैं चेतना, आत्मा, ये सब काम था चर्च का। इन्होंने बोला कि भाई यहां जाएंगे तो फंसेंगे, हम करते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की बात, कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्टिव, हम करेंगे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की बात। चेतना इतना हेवन हेल एक्सपीरियंस, इमोशन, ट्रॉमा, ये सब चर्च को करने दीजिए, हम ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की बात करना शुरू करते हैं। तो वहां पे वो डिफरेंस क्रिएट हुआ, और फिर उसके बाद आप देख ही रहे हैं फिजिकलिज्म को तो आजकल बहुत चल रहा है, रियलिटी की परसेप्शन को क्वेश्चन कर दिया है। और इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली हमने कुछ ऐसी चीज़ें बना ली है, बनाई वही है, जैसे एक बस आपके पास एक फोटोग्राफ पड़ा है, एक फ्रेम है लकड़ी का, बस वैसे ही करते करते आपने उसी में दिमाग लगाते लगाते आपने कोई एक मेट्रो जैसी भी चीज़ बना ली। भले आपके दुखों का अंत नहीं हुआ, आपकी सफरिंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन आप में अहंकार इतना आ गया कि हमने ये बना लिया, वो बना लिया। बनाया आपने वही पत्थर, लोहे, लकड़ी, पुर्जों से कुछ जोड़ दाड़ के ऐसी चीज़ बनाई है जिसको हम ही लोग यूज़ कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, वही शरीर है, वही काया है, वही दुख है, वही सफरिंग है। और हम ही लोगों ने हम कुछ ऐसी चीज़ें बना ली, लेकिन उसी का अहंकार हमारे मन में इतना जुड़ गया कि शायद अब हम उस स्टेज पे ही नहीं है हमारा यूथ की वो उस अल्टीमेट रियलिटी वाली चीज़ को सोच भी पाए उस और हाँ, क्योंकि हमने यार ये तो हमने बात भी मान ली ना कि देखिए वक्त जैसे जैसे बढ़ता गया है, अब भाइयों हमारा मेरा ओपिनियन है ये, है ना, बता रहा हूँ मैं अभी से, कोई साइंस वक्त, अब ये मेरा ओपिनियन है, वक्त जैसे जैसे बढ़ता गया है, मटेरियलिज्म बढ़ता गया है, मटेरियलिज्म साइंस वाला नहीं, मटेरियलिज्म चीज़ों को गैदर कर टोटली, क्योंकि हर साल जो चीज़ें आप गैदर कर सकते हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। पहले आदमी कार इकट्ठी कर सकता था, या फिर मोटर बाइक इकट्ठी कर सकता था, अब प्लेन इकट्ठा कर सकता है। पहले लिमिटेड वैरायटी के कपड़े होते थे, आज कितनी एक्सटेंसिव वैरायटी के कपड़े होते हैं। हर दिन बात कर रहे हैं, ये दर्शन में अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब है कि आपको कम से कम संचय करना है, चीज़ों को कम से कम इकट्ठा करना है, और आज हम उससे उल्टा चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
संचय कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, वी आर Ex- गैदरिंग मोर एंड मोर। एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम वही हो गई है कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लोग 50-60 साल के हो जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार सब कुछ कर लिया था लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा लाइफ में, मजा नहीं आ रहा यार लाइफ में, क्या करें? तुम अगर एक काम करते, एक, मैं बता रहा हूँ किसी को, मैं खुद का एक्सपीरियंस है, एक चीज जो आपको पसंद है, बहुत पसंद है और आपके बजट में है, उसको आप खरीदते जाइए खरीदते जाइए खरीदते जाइए, 5-10 लाख बर्बाद कर देंगे आप, लेकिन आपको ये इंसाइट मिलेगा कि भाई उस पूरे पहाड़ पे भी बैठ के संतुष्टि नहीं आ रही है, क्योंकि संतुष्टि भीतर से आएगी, बाहर से नहीं आएगी। एग्जैक्टली। और आप फिर उसको इंडक्शन यूज कर लीजिए कि इसमें ऐसा हो गया जी तो कार, इसकी जगह कार होंगी, और पैसा आएगा तो मैं कार इकट्ठी करूंगा, और पैसा आएगा तो मैं जेट प्लेन इकट्ठे करूंगा। हर प्राप्ति के बाद एक रिक्ति रह जाती है। हाँ, हर प्राप्ति के बाद एक रिक्ति रह जाती है। फिर व्यक्ति सोचना शुरू करता है कि अब भाई मतलब क्या है इन सब चीजों का, कि इससे दूर हटना पड़ेगा, चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी, और जब चित्त शुद्धि होगी तभी तो वो जो ब्रह्म सूत्र का आपने पहला था तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर से वही बात आ जाएगी कि ये सब हमारे पहले ही लिखा हुआ है, वो कहेंगे क्यों बोल रहे हो। वो फिर वो वहीं पहुंचेगा, वो कह रहे था आईटी बाबा जाओगे कहाँ, यहीं आओगे। अब उस बात को पकड़ लेंगे कि नहीं नहीं देखो ये बात कहना कि सब कुछ हमारे यहाँ लिखा हुआ है, हम ये नहीं कहते हैं, हमारे मुंह में ये डाल दिया जाता है कि हम ये कह रहे हैं सब कुछ हमारे ही यहाँ लिखा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो ये दकियानूसी डिबंग करते हैं ऐसी चीजें हमारे यहाँ नहीं लिखी हुई, सब कुछ नहीं लिखा हुआ है हमारे यहाँ। हाँ। जो आपके काम की बात है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो मेन वेदों का और उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। और इसी से मैं इस टॉक का एक एंड क्वेश्चन कोऑर्डिनेट करूंगा कि मेथोडोलॉजी, जो मॉडर्न मेथोडोलॉजी है, वो एकमात्र सत्य नहीं है, एकमात्र तरीका नहीं है अल्टीमेट रियलिटी को जानने का, या एकमात्र क्यों, मैं तो कह रहा हूँ तरीका ही वो नहीं है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ, 2 डिस्टिंग्विशिंग मेथोडोलॉजीज हैं हमारे पास। एक है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ थ्योरी बनाते हैं, दोनों में से जो भी पहले हो, थ्योरी बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, उससे केसेस निकालते हैं कि ये इस केस में ट्रू होगा, इस केस में ट्रू होगा, इस केस में ट्रू होगा। उसमें भी हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, आइडियलाइजेशन करते हैं। आइडियलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे मैं आइडियल गैस लूं तो उसमें एक अजम्पशन है कि मॉलिक्यूल्स आर परफेक्ट स्फीयर्स, फिर उसको अपग्रेड करने के लिए वॉन डेर वाल्स की इक्वेशन आई, उसमें भी एक अजम्पशन था कि मॉलिक्यूल्स आर परफेक्ट स्फीयर्स। अब ये जो अजम्पशन है वो रियलिटी में ट्रू नहीं है, तो साइंस की जो थ्योरी है वो इन इट सेल्फ कुछ ऐसे प्रोपोजिशंस के साथ स्टार्ट करती है जो रियलिटी में ट्रू नहीं होते हैं, है ना। तो वो 100% ट्रूथ तो वैसे ही क्लेम हट ही जाता है ना, क्योंकि आपके प्रोपोजिशन में कुछ चीजें आइडियलाइज्ड रहेंगी। जब आप वहीं से शुरू करेंगे तो आप ये कैसे, जब कुछ चीजें ऑलरेडी गलत हैं तो आप कैसे बोलेंगे कुछ गलत चीजों को लेके मैं कुछ सही चीज बता दूंगा? वो तो लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन ही आ जाएगा ना वहां पे। तो ये साइंस की मेथोडोलॉजी है, दैट इज व्हाई पीपल से साइंस इज बेस्ड ऑन फॉल्सिफिकेशन, दैट इज व्हाई दे से कि बढ़िया, यहीं पर तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ऐसा है तो जो चीजें ग्रंथों में कोई भी एज ए फैक्ट कोई बात आ गई, जैसे जो एक बार हम बात मुझे नहीं लगती है कौन सी ग्रंथ की बात कर रहे हैं, उपनिषद की अगर बात कर रहे हैं, वेदांत की अगर बात कर रहे हैं, न्याय विशेषिका फिलॉसफी बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये जाके ऐसे नहीं बोल देता कोई यार। वो लड़ रहे हैं वहां, क्या कहते हैं, न्याय और बुद्धिस्ट लड़ रहे हैं बैठ के एक छोटी छोटी चीजों पर, वेदांत और बुद्धिज्म लड़ रहा है आपस में छोटी छोटी चीजों को लेकर, एक दूसरे के फ्रेमवर्क्स को क्या अभी गुस्सा आ गया मुझे, शास्त्रार्थ हो रहा है। ये देश तो शास्त्रार्थ का ही देश है ना, शास्त्रार्थ तो ऐसे कोई फ्री में बात नहीं कर रहा। कुमारीला भट्ट ने तो ये कहा कि वेदों को प्रमाण क्यों मानना चाहिए, उसका भी प्रूफ दिया है। ये मैं अगर कह रहा हूं कि कॉग्निशन के अलावा कुछ नहीं है, उसके लिए लॉजिकल आंसर्स हैं कि अगर ऑब्जेक्ट और कॉग्निशन डिफरेंट है। इस पर बात हुई है कुमारिल भट्ट की, और जो मंडन मिश्र हैं, आदि शंकराचार्य हैं, बहुत शास्त्रार्थ हुए हैं, ढेरों शास्त्र। एग्जैक्टली। और हम कभी इंपेरिकल एविडेंस पर गए हैं वो लोग, पर हम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। और दूसरा जो आपने कहा रियलिटी के ट्रू नेचर पर, दूसरा है लॉजिक। नहीं, बट इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो फैक्ट बताए गए हैं किसी भी ग्रंथ में, तो जब ये मेथोडोलॉजी नहीं थी तो वो फैक्ट्स उनके पास कहां से आए? अरे यार भाई, ऐसा थोड़ी होता है। आप देखो, इट्स एन यूटिलिटी। किसने कही वो मैं नाम नहीं लूंगा आपका, बट आप सीधा उस पर बात कर। नहीं, मुझे भी नहीं पता, यूटिलिटी की बात मैं कहूंगा। देखो यार, जो पहले था
वो क्या कहते हैं, अपन मुंह से बोल के अभी खड़ी भाषा में बात करते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन श्लोक्स में ट्रांसफर होता था। ठीक है, अब क्या कहते हैं मोहित भाई, आपके पास 10 बातें आपको आगे कहनी है, ठीक है, और हर 10 बात का एक प्रूफ है। 2 बहुत अच्छे काउंटर्स हैं इसलिए 10, उन हर 10 प्रपोजिशन का एक बहुत बड़ा प्रूफ, ठीक है। लेकिन आपकी मेमोरी की एक कैपेसिटी है, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप 2 श्लोक और उनके प्रूफ ट्रांसफर कर दें, या 10 इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशंस ट्रांसफर कर दें। आप कौन सा चूज करोगे? हम सीधा रिजल्ट को ट्रांसफर करेंगे। 10 चीजों को ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जिसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, जहां नीचे ट्रांसफर होगा, उसके पास भी तो प्रत्यक्ष और अनुमान है, उसके पास में बुद्धि है, बुद्धिहीन नहीं है, वो बुद्धिहीन नहीं, वो निकाल लेगा, वो बेवकूफ थोड़ी है। नहीं, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, वो कैसे पहुंचे? मुझे क्या पता यार मुझे थोड़ी पता है, पर वो जहां पहुंचे, जहां भी पहुंचे, अगर वो सही है तो फिर क्या तकलीफ है? यही मैंने शुरू में एग्जांपल दिया कि आप ऑफिस में आए, आपको लाल गेंद दिख रही है, कैसे आई वो नहीं दिख रही है, बट दिख रही है ना। अरे भाई, हर चीज का एम्पेरिकल एविडेंस नहीं हो सकता, लॉजिक भी तो एक चीज होती है ना। एक टाइम पे साइंटिफिक मेथड की पूजा कर रहे थे सब, कि भाई ओ साइंस, ओम साइंस आय नमः, यज्ञों में ये चल रहा था। मैं गया यो यज्ञ में, ओम साइंस आय नमः। कहाँ पे? ये अपने जो साइंस कम्युनिकेटर्स हैं वो आपको पता नहीं यज्ञ करवाते हैं अपने घर में। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, और वहां पे ओम साइंस आय नमः चलता है। अभी पिछले 10 सालों में साइंस में भी कितने चेंजेस हुए हैं। लोग फिजिकलिज्म को ही क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, भाई ये अभी आपको हो सकता है 360 डिग्री टर्न लेना पड़े, जो भी आप जिस चीज को भी साइंस कहते आ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है। अभी हम कर रहे हैं ना क्वेश्चन की मेथोडोलॉजी, साइंस की मेथोडोलॉजी पर क्वेश्चन। भारत में कब हो रही थी ये डिबेट? आज से 15-20 साल पहले हो रही थी क्या? उस समय जब क्या कहते एकदम लेफ्टिस्ट के शिकंजों में जकड़ा हुआ था ये देश, यूथ, देश नहीं यूथ, सारे टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत के सिर्फ SFI यही सब चलता था। उनको क्या था? उनको तो वो बनना था ना। दे हैड टू डिनाई गॉड because that is cool. Denying God was considered cool in this country. इस देश के युवा को ये लगता था कि अगर मैं गॉड को साइंटिफिक रीजन की वजह से डिनाई कर दूं तो मैं बहुत कूल आदमी हूं, कि मेरे माँ बाप बेवकूफ हैं, देखिए कि पूजा करते हैं, ये भगवान है ही नहीं, where is God? Where is the proof of God? फिर हम फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स कर रहे हैं ना अभी, कि भाई वो इट इज इन गॉड इज इनएफेबल, उसके बारे में बोला भी नहीं जा सकता, ही इज इंटैंजिबल। तो फिर कहां से साइंस ढूंढ के लेके आएगा? फिर क्वेश्चन होने लगा, अब तो साइंस को ही बैठ के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये रिलीजियस इनसिक्योरिटी थी। हम जो उस समय के लोग रहे होंगे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, वो अपने शास्त्रों को लेकर इनसिक्योर हो गए होंगे बिफोर साइंस, इसलिए बात करना शुरू करी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वी कैन स्टडी आवर रिलीजन, उस पर अब काम भी होना बहुत अच्छे से शुरू हो गया है। हम उसके बारे में डीप डिस्कोर्सेस कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं, लॉजिकल कंसेंसस पे जा सकते हैं। हमें साइंस के वैलिडेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, बट जैसे कुछ ऐसे यहाँ मैथमेटिशियंस या साइंस की बात करने वाले लोग हुए हैं, जैसे आर्यभट्ट है, वो तो मैथमेटिक्स इज डिफरेंट, या ज्योतिष में भी है। हाँ, तो अगर वहाँ किसी ग्रंथ में स्पीड ऑफ लाइट या ऐसी कोई भी चीज मैं अभी तक तो कहाँ से आई एम सॉरी, मैं अभी तक उपनिषद की बात कर रहा था, उपनिषद के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि वो तो अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी को रिवील करते हैं ना। उनका नहीं, जो अल्टीमेट को रिवील नहीं भी कर रहे हैं, वो उनके पास वो आ कहाँ से रहा है, फैक्ट वो कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि उनके पास तो वो मेथोडोलॉजी नहीं है इंस्ट्रूमेंट वाली। अरे क्या इसमें हम क्या चिंतन करेंगे? देखो, मेरे प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे 11th-12th क्लास में पढ़ाया था। तो मुझसे वो, क्योंकि वो भी बात जो है वो ऋग्वेद की है, तो उसमें उपनिषद और सारी चीजें परा सब मिक्स आ जाता है। उपनिषद केवल अल्टीमेट रियलिटी और ब्रह्म विद्या की बात करता है। हाँ, तो वो कहाँ से आ रहा है वो डेटा, क्वेश्चन ये है। देखिए, वो तो क्या इसका आंसर ये हो सकता है, इसमें मैं अगर अपना हिंट दूं तो, कि अल्टीमेट रियलिटी पर पहुंचना उद्देश्य है, लेकिन क्या पता ऐसा कुछ हो कि अल्टीमेट, और ऐसा होता ही है कि अल्टीमेट रियलिटी को परसीव करते करते आपको बीच की भी कई चीजें पता चल जा रही है। जब आप अल्टीमेट रियलिटी को जान जा रहे हैं, तो जो बहुत ही बेसिक ऊपर फ्लो करने वाली चीजें हैं, वो भी फैक्ट आपको परसीव हो जा रहे हैं उसी चेतना में।
मैं बता रहा हूँ ना, मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे 11th-12th पढ़ाया, और थैंक गॉड उन्होंने मुझे 11th-12th पढ़ाया। तो ये कहा करते थे, वो कोई भी एक न्यूटन्स लॉ पढ़ाना शुरू किया था उन्होंने, ठीक है, कोई ऐसी कुछ ही नहीं, कुछ बदतमीजी से सवाल कर दिया, तो उन्होंने कहा देखो बेटा, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम 20 साल जाओ, गुफा में रहो, तुम अपना मैथमेटिक्स डिस्कवर कर लोगे और न्यूटन्स लॉ डिस्कवर कर लोगे, ज़रूरत नहीं है, जाओ सिर्फ 20 साल उसी पर चिंतन करो। तो आपके कहने का मतलब है कि जो चीज़ हम इंस्ट्रूमेंट से पता लगा रहे हैं वो कोई एक ऐसी मेथोडोलॉजी भी हो सकती है जो सिंपल पेड़ के नीचे बैठकर वो पता लगा रहे हैं। Who knows? हमें क्या पता। आप इस बात को डिक्लाइन नहीं कर सकते कि मैं कैसे डिक्लाइन कर सकता हूँ जब वो कह रहा है। अरे तो आपको सूडो साइंस का टैग दे दिया जाएगा। अरे सूडो साइंस मैं हूँ भाई, मैं सूडो साइंटिस्ट हूँ। आई एम नॉट अ साइंस डिनायर बट आई एम नॉट अ साइंस वर्शिपर एज वेल। वाह, ठीक है, आई एम नॉट अ साइंस वर्शिपर। इसका तो मीम बन जाएगा। आई एम नॉट अ साइंस डिनायर एंड नीदर आई एम अ साइंस वर्शिपर। ठीक है, मैं ये चीज को और ऐड करूं, चिंतन थोड़ा और आगे बढ़े, ताकि जैसा आपने कहा हु नोज, क्या पता ऐसा कुछ हो कि पेड़ के नीचे या जैसे आपके टीचर ने कहा कि गुफा में जाओ और तुमको ये सब पता चल जाए। वैसे वो भी IIT AIR 36 थे। हाँ। लोग समझ लेते हैं कि जो ऐसी बात कर रहे हैं मतलब वो कोई बहुत बड़े बाबा लोग होंगे, लेकिन वो बाबा ही था वैसे वो आदमी। वो अपनी जब नौकरी वोकरी छोड़ के वो कुछ LML वगैरह में बहुत बड़े डिजाइनर टॉप पोजीशन में पहुंच के फाइनली केम बैक टू जबलपुर एंड उनको बहुत ही सादा जीवन जीते थे वो। उनको बस गाड़ी, एक बुलेट का शौक था, उसमें आते थे लूज पैंट पहन के बस, और पढ़ाते थे बच्चों को, बहुत दिल से पढ़ाते थे, फिलोसफिकली पढ़ाते थे। आज जो टीचर पढ़ाते हैं फिजिक्स वगैरह वो उसमें फिलोसफी नहीं दिखती हुई, फिलोसफिकली वो अजम्पशन गिनाता था आदमी। आइडियलाइजेशन की बात उसने ही करी थी कि फिजिकल लॉज आर जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, देयर विल ऑलवेज बी assumptions, डोंट फॉरगेट योर मेथड्स आर only based on certain assumptions which are not true in reality। ये वो बंदा हमें 11वीं में सुनाता था और लोग छोड़ के चले जाते थे क्लास कि भाई इसकी बातें समझ नहीं आती है, क्या कर रहा है भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाना। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे? सॉरी, मैं बस इसमें ये ऐड कर रहा था कि ये जो गुफा के अंदर बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने की बात है, ये तो अगेन जिसको सूडो साइंस लगनी है उसको लगे, वो भाड़ में जाए। पूरी दुनियादारी जिसको सत्य से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने निजी सुनो, तो मैथमेटिक्स कैसे आती है फिर? जो प्योर एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है, जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, वो तो आर्ट है ना, वो तो चिंतन करके ही आ रहा है ना, चिंतन करके ही आ रहा है। एग्जैक्टली, रामानुजन हमारे सामने उदाहरण है उसका, और बाकी भी मैथमेटिशियंस जो भी जितना कुछ निकालते हैं वो अपने ब्रेन से ही निकालते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि ब्रेन से आप फिजिकल चीजें कैसे निकाल लोगे, फिजिक्स जैसी चीजें कैसे निकाल लोगे? अरे नहीं, मतलब फिजिक्स की जरूरत कितनी है हमें? हम तो उपनिषद की अगर बात करें, वो तो अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना। उनके जो प्रोपोजिशंस हैं, उनके प्रोपोजिशंस पर लॉज के ऊपर आपने कहा कि न्यूटन के लॉज भी तुमको समझ आ जाएंगे 20 साल तुम किसी गुफा में बैठ गए तो उसका एग्जैक्ट अगर मैं बाइफरकेट करूं कि ये चीज क्या है, तो योग दर्शन में जो अष्टांगिक मार्ग है, तो अष्टांगिक मार्ग कहता है कि आप यम, नियम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, ये 8 पेडेस्टल से आप गुजरोगे तो आपको अल्टीमेट रियलिटी के बारे में पता चल जाएगा। अब इसमें आप सोचोगे कि नहीं ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम यम और नियम में ही फंस जाएंगे, यम और नियम को ही हम पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जब आप अल्टीमेटली यम और नियम को पूरी तरीके से फॉलो करोगे, जिसमें अपरिग्रह भी है, अस्तेय भी है, शौच भी है, इंद्रिय निग्रह भी है, सत्य बोलना भी है, अहिंसा करना भी है, यानी इतनी सारी चीजें जो आपके मन को पूरा प्यार करते, तो हु नोज कि वो पूरा मन प्यार होने के बाद आपको ये दुनिया कैसे नजर आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक यम नियम है। फिर उसके बाद आपको धारणा करनी है, प्राणायाम करना है, आसन करना है, मतलब अपने शरीर को भी आपको फिट एंड फाइन रखना है। उसके बाद आप ध्यान करेंगे यानी मेडिटेशन करेंगे, फिर आप धारणा पे जाएंगे यानी कंसंट्रेशन पे जाएंगे, और उसके बाद ऐसा कोई एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आपको समाधि जैसी कोई अवस्था प्राप्त होगी। और समाधि का मतलब होता है समाधान प्राप्त होना, उसे हम कहते हैं समाधि की अवस्था। तो इतनी चीजें क्या ट्राई करके हमने देखी है? नहीं, मतलब अगर अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं तो वो तो साइंस से लेना देना ही नहीं है ना। ऑल द इवन द स्टॉन्च साइंटिफिक even the staunch realists will say that science does not tell about true nature of reality. It tells us about approximate nature of reality. और दूसरी बात ये है कि भाई
पहली बात तो 2 मिनट इस पर स्पेंड करना चाहता हूँ मैं कि ये अल्टीमेट रियलिटी हम बोलते रहते हैं क्या है। अभी मैं गया था वहां पे श्रृंगेरी में, तो अल्टीमेट रियलिटी कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे आज क्या कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो गया तो पीछे एक हेलो निकल आएगा, बादल गरजने लगेंगे, धरती हिलने लगेगी। ये बहुत बहुत छोटा सा सिंपल सा मोमेंट होता है जैसा माना जाता है। एक बहुत छोटा सिंपल सा मोमेंट, एग्जाम्पल भी है अष्टवक्र गीता में। जनक सैडल पे चढ़ रहे होते हैं घोड़े की, अष्टवक्र से पूछते कब होगा अल्टीमेट रियलिटी का ज्ञान, तो अष्टवक्र कहते अभी, दूसरा पैर दूसरे सैडल पर पहुंचने से पहले होगा अल्टीमेट रियलिटी का ज्ञान। और इससे खूबसूरत कोई हेवन नहीं, कोई हेल नहीं, कोई पास्ट लाइफ नहीं, अभी इसी वक्त। और वो व्यक्ति फिर बड़े डिटैचमेंट और अटैचमेंट के साथ उसका जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। तो जो हम अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं, जो भी करते हैं, वो बहुत ही साधारण एक्सपीरियंस है। उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर एक्सपीरियंस कोई वैसा नहीं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिवली बता कि क्या कहते हैं, कैसे मान लूं मैं तुम्हारी बात के। ये तो मूर्खता है, जो चीज अनुभव करने की है उसको आप उसके बारे में शब्दों में भाई सुनना चाह रहे, लैंग्वेज में सुनना चाह रहे। उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट में लिखा था ना, तब तो गुरुकुल सिस्टम होता था। एक व्यक्ति, छोटा सा बच्चा गया है, इतना सा बच्चा गया है 10 साल का, वो देख रहा है कि उसके जो गुरु है, उनके गुरु के बाद बहुत सारे लोगों को शायद उस परम ज्ञान तक पहुंचे, उसने देखा है ना उनकी जर्नी, वो उनके साथ रहा है। ये वैसी बात हो गई कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रेम तो हम आसानी से मान लेते हैं कि भाई मैं उससे प्यार करता हूं। प्रूफ, ऑब्जेक्टिव प्रूफ क्या है? जब उस बात, when that thing is absolutely subjective, asking for an objective proof is nothing but a sense of stupidity। कि मैं पान की दुकान में गया और मैंने कहा भैया क्या कहते, मुझे उल्टी हो रही है, कोई दवाई है क्या आपके पास, या मुझे एक कफ सिरप दे दे। बोले नहीं भाई, कफ आए वो वाली चीज मैं बेचता हूँ सिगरेट, ठीक है, तू मेरे पास कफ सिरप मांगने क्यों आया है? तो वो वैसी वाली बात है ना। तो और दीज आर थिंग्स बियॉन्ड साइंस ना, मतलब हम एक और इतना फोकस्ड एम है कि सारी सफरिंग को खत्म करना है। एक और चीज, एक क्वेश्चन रेज होता है, अभी वो मैं नाम भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी उसकी वीडियो अभी देखी है। मैं जब बॉम्बे में ही एक कैब में बैठा था तब मैंने कुछ राजवीर राजेंद्र कुछ ऐसा करके नाम है, आर राजकुमार, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी तो भाई साहब कह रहे थे, मैंने एक अपनी पोस्ट लिखी थी उसमें मैंने साइंस और विज्ञान में फर्क बताया था कि विज्ञान हमारा शब्द है, हमारा मीन्स वैदिक लोगों का शब्द है, तो वही उसकी व्याख्या करेंगे ना। तो मैं तो अलग कर रहा हूँ कि भाई साइंस नहीं है विज्ञान, विज्ञान का मतलब कुछ और है। वो भाई साहब उस बात पर भड़क गए, उन्होंने कहा ये तो वही बात हो गई कि शक्तिमान और गंगाधर अलग अलग है। तो क्या कहोगे आप? यार वही उसको बोलो जाके पहले एटमोलॉजी पढ़े विज्ञान शब्द की और साइंस शब्द की, है ना, 2 अलग अलग शब्द हैं ये, इनकी हिस्ट्री बहुत अलग है। और आई थिंक ज्ञान जो है, ज्ञान पर तो कितने ज्ञान की भाषा, ज्ञान की परिभाषा ही कितने बार बदली, अपडेट गई है कि ज्ञान क्या होता है। क्या सिर्फ कॉग्निशन होता है विदाउट कॉन्सेप्ट्स, या कॉग्निशन विद कॉन्सेप्ट्स होता है? ज्ञान का मतलब ही वो विद्या मोक्ष, वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और उसमें वी हमने और लगा दिया, मतलब विशेष रूप से जो ज्ञान है तो वो पूरा मुक्ति की ओर ही जा रहा है, वो रियलिज्म वाला साइंस नहीं है विज्ञान का मतलब। आर राजकुमार से कहना तुम सिर्फ बेटा ज्ञान ही पढ़ो, ज्ञान की एटमोलॉजी ही पढ़ लो और उस पे सारे ओपिनियंस पढ़ लो, ठीक है, न्यायिकास के सारे पढ़ लो, बुद्धिस्ट के सारे पढ़ लो, वेदांतिन्स के सारे पढ़ लो, सिर्फ ज्ञान शब्द के ऊपर कि हाउ इट इज डिफाइंड, तो भी बहुत है जन्म जिंदगी लग जाएगी। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, लेकिन अब बात ही इतनी बेवकूफी भरी है तो क्या कर सकते हैं यार। और शक्तिमान और गंगाधर में भी तो फर्क है अगर उसी को पकड़ ले हम, तो शक्तिमान और गंगाधर में रात और दिन जितना। हाँ तो वो है ना कि अब आप इसमें विज्ञान को गंगाधर मानोगे कि साइंस को मानो? क्यों? साइंस जो वो गंगाधर है और विज्ञान शक्तिमान। अब जैसे विज्ञान जो है उसकी व्याख्या एक ग्रंथ में से मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे और पौराणिक शास्त्रों में भी है और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी यही है कि तृण से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तृण मतलब एक तिनका, प्रकृति, प्योर मेटेरियलिज्म।
वहां से लेकर ईश्वर पर्यंत, मतलब ईश्वर तक, ब्रह्म तक का जितना भी ज्ञान है, उसमें विशेष रूप से जो आप उसको परिभाषित करोगे वो विज्ञान है। तो क्या साइंस में ईश्वर आता है? खुद साइंटिफिक कम्युनिकेटर्स बोलते हैं, जो साइंस कम्युनिकेटर्स हैं, कि भाई साइंस का टॉपिक गॉड नहीं है, मुक्ति मोक्ष ये सब साइंस का टॉपिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन विज्ञान का टॉपिक ही ईश्वर है, विज्ञान का उद्देश्य ही है। बार बार वैदिक ग्रंथों में ईश्वर को विज्ञानमय बोला है, मोक्ष को विज्ञानमय बोला है, वैराग्य के लिए विज्ञान होना चाहिए। तो ये वो वाला विज्ञान है कि मैंने तपस्या की और मैं विज्ञानमय हो गया, ये वो ज्ञानी वाला, बोध वाला विज्ञान है। उसका डिफरेंस हम बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं 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 जी, वही जो रिलीजन और धर्म एक सस्ता ट्रांसलेशन है, उसको पकड़ करके ये यहाँ पर विज्ञान और साइंस। मैं आपको बताऊं, बैड एस रवि कुमार और साइंस कम्युनिकेटर्स में क्या सिमिलैरिटी है। लॉजिक इज ऑप्शनल और इमेज रेशमिया तो सेल्फ अवेयर भी है कि भाई लॉजिक इज ऑप्शनल, है ना। तो वो वाली बात है। मैं बता रहा हूँ, मुझसे पूछा था किसी ने एक दफे कि आप किन लोगों को सीरियसली लेते हो। मैंने कहा सबसे सीरियसली मैं प्रधानमंत्री को लेता हूँ इस देश। भाई वो कुछ भी बोलेगा इम्पैक्ट होगा उसका। प्रधानमंत्री को लेता, फिर उसके बाद अपने माँ बाप को लेता हूँ, फिर उसके बाद अपने दोस्तों को लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी काम वाली बाई को लेता हूँ क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे जीवन में। फिर उसके बाद मैं अपने आप को लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरे घर में के पास जो एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है उनको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। फिर उसके बाद पान की टपरी में क्या कहते हैं, कभी पान खाने का मन होता है वहाँ जाता हूँ तो उनको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। फिर कुछ होटल्स हैं, उनके वेटर्स और उनके स्टाफ को मैं फिर सीरियसली लेता हूँ। उसके बाद मैं बाबाओं को बहुत सीरियसली लेता हूँ। उसके बाद मैं साइंस कम्युनिकेटर्स को सीरियसली लेता हूँ, ठीक है। उनसे पहले भी बाबाओं को, कौन से बाबाओं को, जो जिनको ये डिबंक करते हैं वो, या कोई और जो वास्तव में ज्ञानी है? नहीं, वो तो जो ज्ञानी वाले हैं वो तो बहुत ऊपर है, वो तो बहुत ऊपर है। अच्छा, जिनको ये डिबंक करते हैं उनको भी आप साइंस कम्युनिकेटर से पहले लेते हो? एटलीस्ट उनका ह्यूमर ज्यादा अच्छा है वो मजाक अच्छा कर लेते हैं, तो उनमें वो मजाक तो अच्छा कर लेते हैं। ठीक है। वो कम से कम मजाक, अगर आप मजाक ही कर रहे हैं तो फिर अच्छे से करिए ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आप पर मानहानि का कोई केस ठोक दे किसी दिन कोई साइंस कम्युनिकेटर। बस नाम थोड़ी लिया किसी का। अरे ठोकते भाई, मैं जज को जाके बोलूंगा देखो फिर तो और मजा आ जाएगा। जज के सामने जाके बोलूंगा सर देखिए गलती इनकी है, ये कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं। जज के सामने फैलेसी के नहाने में और मजा आएगा ना। तो वैसा ये तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन तो बहुत लंबा हो सकता है। तो अभी इस पार्ट 1 को हम यहाँ यहीं पे सिक्योर करते हैं। सीजन बचा है अभी, सीजन बचा है और पता नहीं इसके कितने सीक्वल आएंगे, जितनी जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद इसकी छोटी छोटी क्लिप्स लगा करके जो हमारे भाई लोग डिबंक करेंगे इसको, और डेफिनेटली करेंगे। अब शायद ये बात सुन के कोई न करे तो अलग बात है, करो डिबंक करेंगे तो उससे और सीक्वल्स बढ़ते जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, अरे करिए भाई डिबंक का, बिल्कुल करिए। इस देश की परंपरा ही रही है ना विवाद। लोगों के पास काम नहीं होता था, शास्त्रार्थ करवाते थे वो 35 दिन शास्त्रार्थ चलता रहता था। जो रिसेंट में भी जो काशी शास्त्रार्थ वगैरह बहुत सारे ऐसे डिबेट्स हुए हैं जिनके कंक्लूजन निकल करके भी आज तक कंक्लूजन नहीं निकले हैं। आज तक लोग उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो करिए रहेगी भाई, करो डिबंक करो, पर कम से कम फैक्ट्स को करो ना। आर राजकुमार टाइप थोड़ी के ओ ये तो दकियानूसी बातें करते हैं और ये करते, भाई तो आर्ग्यूमेंट्स को डिबंक करना। अच्छा, उन्होंने डिबेट के लिए भी कोई चैलेंज दिया है, तो शायद ये वीडियो आएगी जब तक मैं उसको कुछ पब्लिक में कह चुका हूँगा, मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कब तक डालूंगा। लेकिन मैं अभी जैसे ही वापस घर पहुंचूंगा तो मैं उसका भी रेस्पॉन्स उनको कर दूंगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पॉडकास्ट में बैठा हूँ, तो पॉइंट यहाँ पे इतना टाइम ही नहीं है कि मैं देखूं उनको सीरियसली लूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैंने बोला कहाँ अनिरुद्ध आचार्य की बात, आर राजकुमार को तो अनिरुद्ध आचार्य, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि क्या हुआ, आप उनका कुछ रिप्लाई दीजिए। मैंने कहा अभी मैं बॉम्बे में हूँ, 5-7 काम हैं, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैं आराम से जाकर देखूंगा कि कौन है और क्या है। तो शायद ये वीडियो आए जब तक मैं देख चुका हूँ, लेकिन फिलहाल मैं नहीं देखा हूँ। और नाम बड़ा मस्त निकाला आपने, आर राजकुमार। मुझे साड़ी के फॉल सा, अच्छा, कभी कैच किया रे, ये कोई मूवी का डायलॉग, कभी छोड़ दिया दे, कभी वही है बस। चलिए मोहित भाई, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। आज इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन, पॉडकास्ट करने का मन नहीं था हमारा, इसलिए हमने बैठ के एकदम सिंपल डिस्कशन कर लिया।
तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी चर्चा के साथ। तब तक नमस्ते, नमस्कार।